इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज में आज हमारे साथ हैं शहला राशिद जी। चर्चा होगी उनसे घाटियों से लेके देश की राजधानी की। तुम्हारा कश्मीर ऐसा क्यों है? तुम्हारा क्या होता है, तेरा नहीं है क्या? और यहीं से मुझे समझ में आता था कि यार कुछ तो गड़बड़ मेरे भी अपब्रिंगिंग में हो गई है। जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा, इतना डिस्टर्बेंस, इतना वायलेंस क्यों है? मतलब फारूक अब्दुल्ला जी ने पिछली बार एक बयान दिया था कि हम लोग चाइना में मिल जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। अच्छा, उस टाइम की सही डिमांड थी और आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माय टाइम्स। कश्मीर में जाके देखा कि हर आदमी बात करने में इतना अंगेजिंग है। ये थोड़ा सा काफी लेट मुझे रियलाइजेशन हुई कि मुझे भी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए था। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हत्या हो गई तो उस पे जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चले। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज एन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जेएनयू? पहली बार मेरी बुद्धि खुल गई। उसने मेरे लिए वोट दिया, ये मेरी पार्टी से है या ये हमारे अगेंस्ट है। व्हेन यू वांट टू क्लेम योर स्पेस, नोबडी वांट्स यू देयर। क्या एक्टिविज्म ही वो तरीका है जिससे आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में आ सकते हैं या कोई और तरीका भी है? भैया, आई एम हियर for politics. You can buy a ticket, you can be from a rich family. I mean, in hindsight, yes. बता ही दो फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप अपने लिए? जिस दिन एब्रोगेशन हुआ मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि फेक न्यूज है। इस बीच में आप कहाँ थी? I was in Delhi. आपको डर लगा कि मुझे भी डिटेन कर लेंगे दिल्ली में? I had an apprehension कि if I go back, I will be arrested. ये मुझे समझ नहीं आया है कभी भी कि why? अगर आपके पास resources नहीं है, it can destroy you. There are demands on your time 24/7. कन्हैया कुमार जी भी जब अपने घर की तरफ गए थे चुनाव लड़ने, वो गए इसी इंटेंसिटी के साथ थे। नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। अगर आप कश्मीर की सीएम होती हैं तो क्या प्रेफरेंसेस होंगी आपकी? टॉप 3 थिंग्स ऑन माय एजेंडा। कहीं पे कोई रेप विक्टिम है, मैं उसके लिए नहीं कर पा रही हूँ कुछ। कश्मीर में असल में पॉलिटिक्स में कौन कौन से धड़े होते हैं? वहाँ पे होते हैं शेर और बकरे, एनसी और एंटी एनसी। हरियाणा, बिहार, यूपी में इलेक्शन इज इलेक्शन। हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना, इट हैज अ ह्यूज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। कश्मीर पर्टिकुलर वैली रीजन में बीजेपी का कोई वोट बैंक भी नहीं है, बिकॉज उनका हमेशा ऑटोनॉमी रहा है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप शेष भारत जैसा फील करिए ना, कि आपने तो हमसे हमारी पहचान छीन ली। वहाँ पे आप एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखेंगे। वही लड़के थे जिन्होंने दे वर द फर्स्ट टू पिक अप द गन। अगर कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, इट इज बिकॉज ऑफ शेख साहब। शुरू कहाँ से हुआ था ये? If I am being completely honest with you, I am not an expert on it. हर कोई कश्मीरी बच्चा जो है, जो थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है, वो फिर प्रश्न पूछने लगता है कि मेरे इर्द गिर्द ये हो क्यों रहा है। There was a proposal by the government कि अमरनाथ लैंड बोर्ड जो है उनको जो है कुछ लैंड दिया जाएगा। उस पर इशू हो गया, उस पर पथराव स्टार्ट हो। उसमें 110 लड़कों की जान गई। उनमें एक लड़की भी थी, वो अपनी खिड़की से देख रही थी, गोली चल गई एंड शी डाइड। सो दिस इज द साइकिल ऑफ वायलेंस जो हमने देखा है। कश्मीर हिस्ट्री वाज लाइक अ ब्लैक बॉक्स फॉर मी, नो आइडिया। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड मोस्ट ऑफ द पत्थरबाज दे आर इन। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। फिल्म भी आई हाल ही में कश्मीर फाइल्स के नाम से। आपका क्या परसेप्शन है? आई हेट इट। आपका इन दिनों पॉलिटिकल जो स्टैंड है, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, वो प्रो मोदी दिखाई देती है। आपको वोट तो अपनी कम्युनिटी से चाहिए, क्योंकि कश्मीर तो पूरी तरह से कश्मीर। नहीं, मुझे तो वोट सभी कम्युनिटीज से चाहिए। आई वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरे कश्मीर के लिए ये होना चाहिए, मेरे देश के लिए ये होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, इफ आई एवर गो टू द पार्लियामेंट, आई विल इंट्रोड्यूस। कभी-कभी एक्टिविज्म जो है वो सोसाइटी को चेंज करता है और कभी-कभी सोसाइटी जो है वो भी एक्टिविज्म को चेंज करती है। तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज में आज हमारे साथ हैं शहला राशिद जी। चर्चा होगी उनसे घाटियों से लेके देश की राजधानी की। चर्चा होगी कि एक छात्र अपने जीवन में एक्टिविज्म से पॉलिटिशियन की तरफ, पॉलिटिशियन से ऑथर की तरफ, ऑथर से स्किल डेवलपर की तरफ बहुत कुछ करने की चाह में निकला हुआ है। बहुत सी बेसिक चर्चाएं, लेकिन हमारी इस चर्चा का मूल उद्देश्य है आपको ये बताना कि जिस कश्मीर को सब लोग आतंक के लिए जानते हैं, जिस कश्मीर को सब लोग देश के अंदर स्वर्ग के रूप में जानते हैं, उसमें आप कौन सी यादों को लेकर राजधानी तक पहुंची, आपसे लोगों ने क्या कुछ पूछा, कैसे आपने अपने आप को कश्मीरी होने का, देश में गौरवान्वित होने का क्षण पाया। तमाम बातें होंगी आज के सेशन में, तो शुरू से शुरू करते हैं। वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो। आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आप जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए या एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, थैंक यू फॉर व्हाट यू डू। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। यहीं से शुरू करते हैं। जनरली कोई बच्चा
दिल्ली मूव करता है हाँ जी। तो उसके दिमाग में एक सपना होता है कि मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करूंगा, Yes. डीयू से पढ़ाई करूंगा, जेएनयू से पढ़ाई करूंगा, और डीयू और जेएनयू आने के साथ साथ पैरेलली दिमाग में चल रहा होता है यूपीएससी करूंगा। दैट्स राइट। आप जब कश्मीर से दिल्ली आई थी कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मैं क्योंकि एक्टिविज़्म में बहुत ज़्यादा जल्दी इन्वॉल्व हो गई थी मेरे एमए के दौरान ही, तो उस वक्त क्या हुआ, यूपीएससी ने कुछ उस टाइम निर्णय लिया था, 2013-14 की बात है, बिफोर मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर। तो उन्होंने निर्णय लिया था कि अरबिक और पर्शियन को एज ऑप्शनल लैंग्वेज, वो जो उसमें लैंग्वेज पेपर होता है उससे हटा देंगे। तो आई यूज़ टू जॉइन प्रोटेस्ट, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रोटेस्ट होते थे। मैं तब इलेक्टेड नहीं थी, आई वॉज जस्ट अ कैडर। तो मैं जाया करती थी, हम लोग यूपीएससी के बाहर धरना दिया करते थे कि आपने अरबी फ़ारसी को क्यों हटा दिया लैंग्वेजेस से। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे खुद तैयारी करनी चाहिए थी यूपीएससी की, हम लोग जो है आंदोलन में लगे हुए थे दूसरे लोगों के लिए। तो ये जो एक एक्टिविज़्म का कीड़ा, जो एक एक्टिविस्ट का ब्रेन होता है, वो बाकियों के बारे में पहले सोचता है, अपने बारे में बाद में सोचता है। तो ये थोड़ा सा काफ़ी लेट मुझे रियलाइजेशन हुई कि मुझे भी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए था, लेकिन तब काफ़ी देरी हो चुकी थी। ओके, तो शुरू कहाँ से हुआ था ये कीड़ा, एक्टिविज्म? फ्रॉम कश्मीर और इन दिल्ली? यू कैन से फ्रॉम कश्मीर, क्योंकि जब आप एक इतने सेंसिटिव रीजन से आते हैं, जब आपके इर्द गिर्द 10 चीज़ें हो रही होती हैं, तो आपके मन में भी 5 चीज़ें तो स्ट्राइक करती हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से जो एक ज़्यादा एक पॉलिटिकल नज़रिया, अच्छा ये सिर्फ मेरा नहीं है, अगर आप कोई भी आम कश्मीरी देखेंगे, वो अपने जो बाकी एज ग्रुप के, जो बाकी उसके पीयर ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनसे थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकली शार्प होता है। इसमें मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी कॉलेज में देख लें, किसी भी कॉलेज में जो बाकी बच्चे हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो फ्रेशर्स पार्टी, रैगिंग, सिनेमा मूवी देखनी है, ठीक। वहीं आपको जो कोई कश्मीरी बच्चा है वो दिखेगा, मतलब मैं स्टेरियोटाइप नहीं कर रही हूँ, लेकिन जनरल आपको इस तरह से कोई भी कश्मीरी बच्चा दिखेगा, वो अपने में रहेगा, वो थोड़ी किताबें पढ़ेगा, वो थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहा होगा। तो ये एक जनरली अंतर रहता है, ये कोई अकेले मेरी स्टोरी नहीं है, बट कश्मीरी, क्योंकि वो कश्मीरी, हर कोई कश्मीरी बच्चा जो है, जो थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है, वो फिर प्रश्न पूछने लगता है कि मेरे इर्द गिर्द ये हो क्यों रहा है, इतना डिस्टर्बेंस, इतना वायलेंस क्यों है। मतलब बाहर के जो मेरे पीयर ग्रुप्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों की तो अलग ही दुनिया है, वो शॉपिंग कर रहे हैं, वो मॉल में जा रहे हैं, वो फूड कोर्ट में जा रहे हैं, वो मूवी देखने जा रहे हैं, वो डिस्को में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है अलग परेशानियों में, हम लोग 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते हैं, हमारे यहाँ सिनेमा हॉल नहीं है। तो मुझे याद है जो पहली मूवी मैंने देखी थी, हमने जम्मू में देखी थी, तो जम्मू में केसी थिएटर होता था, तो वहाँ पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन द बिग स्क्रीन। तो तब तक हमने वो देखा ही नहीं था कश्मीर में, और आज आप बिग स्क्रीन पे हैं। अच्छा, इसी में ना एक बहुत लाइट क्वेश्चन ये है, मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाँ जी। जब मैं आईआईटी कानपुर में था, मेरे कुछ मित्र कश्मीर से थे, और मेरे मन में कश्मीर को लेके कई प्रश्न होते थे, क्योंकि कश्मीर न्यूज में देखा था। राइट। न्यूज में जनरली घटनाएं वॉर से रिलेटेड, आतंक से रिलेटेड होती थी, फिल्मों में स्वर्ग से रिलेटेड होती थी। तो मेरे मन में ना क्यूरोसिटी रहती थी कि यार ये है ना वहाँ का ओरिजिनल बच्चा है, बाकी लोग तो यहाँ से जाकर के सोच के आ रहे हैं कश्मीर में क्या है, बाहर का मीडिया जाके कैप्चर करने जा रहा है। इतनी समझ भी नहीं होती थी उस समय। तो उनको साइड में ले जाके पूछते, यार भाई बताओ ना यार, तुम्हारा कश्मीर ऐसा क्यों है? और यहीं पे वो मेरी लाइन पकड़ लेता था, ये तुम्हारा क्या होता है, तेरा नहीं है क्या? और यहीं से मुझे समझ में आता था कि यार कुछ तो गड़बड़ मेरे भी अपब्रिंगिंग में हो गई है। आप इसको कैसे देखती हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप जब यहाँ आई, लोग आपको कश्मीर से आई है, ऐसा कुछ था? आपने सर एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो न्यूज़ में डिपिक्शन है और जो बॉलीवुड में डिपिक्शन है, उसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन एक्चुअली बोथ आर ट्रू। दोनों ही दृश्य जो हैं वो एक्चुअली सही है कि वहाँ पे वायलेंस भी है और वो जन्नत भी है। तो कभी कभी, मतलब एक दफ़ा मैं गई थी कंगन की तरफ, कंगन जो एरिया है गांधरबल की तरफ आता है, और हम लोग कहीं, मतलब पॉलिटिकल कैंपेन ही चल रहा था, और वहाँ पे कोई नदी थी, उसके साइड में हम लोग रुक गए चाय वाय पीने के लिए। तो उस टाइम मेरे मन में ये ध्यान आया कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन, हिंदू मुस्लिम, इसके बीच में हम लोग फंस गए।
अगर पार्टीशन हुआ ही नहीं होता समझ लीजिए, तो हो सकता है जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही नहीं होता, क्योंकि ये तो मसला ही फिर वहीं से उठ गया कि हैज़ इट टू बी विद पाकिस्तान और इंडिया। पार्टीशन ही नहीं होता तो ये, और तब जब आप उसको देखते हैं ना, उसकी प्रिस्टीन ब्यूटी को, तो तब आपके माइंड में आता है कि अगर हम लोग यूरोप में होते, यूरोप की किसी कंट्री के अंडर, अगर जर्मनी के अंडर होता कश्मीर, तो उन्होंने कितने अच्छे से मेंटेन किया होता। जैसे हम लोग जब बाहर जाते हैं, आप गए होंगे बाहर, विदेश गए होंगे, आपने वहाँ पे देखा होगा कि किस तरह की सीनरी है। तो कश्मीर में भी उस तरह की सीनरी है, लेकिन उसको जो है ना, इट हैज़ फॉलन प्रे टू ऑल दिस पॉलिटिक्स। तो अगर मतलब ये कोई डेवलप्ड नेशन जैसे कोई जर्मनी, कोई पहले तो हम यूके के अंडर ही थे, तो क्या इसका कोई डिफरेंट डेवलपमेंट हो सकता था, कोई डिफरेंट इमेजिनेशन? मतलब वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कुड वी हैव डेवलप्ड इट डिफरेंटली? बहुत सही क्वेश्चन है। और इसी से रिलेटेड ना एक पॉलिटिकल क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। जी कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्ला जी ने पिछली बार एक बयान दिया था जी, कि हम लोग चाइना में मिल जाएंगे। ये उन्होंने कहा था? हाँ, अच्छा, कि यहाँ के लोग ना ऐसे करोगे तो चाइना में मिल जाएंगे। अब ये आपकी नॉलेज में है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिलेट होता है कि कश्मीर अपनी जगह को देख करके ये सवाल दिमाग में जरूर रखता होगा कि यार हम लोग यूरोपियन सिटी की तरह सारे एवेंजर्स रखते हैं, हमारे पास वो एवेन्यूज हैं जिनके ऊपर हम डेवलप करके बहुत हाइट तक जा सकते हैं। राइट। आपने वो पर्सनली फील किया? मैं कश्मीर घूमने गया जब सक्षम हुआ, वहां जाके देखा, रियल में बहुत ब्यूटीफुल है। और जब वहां जाते हैं तो पता चलता है कि मीडिया जो दिखा रही है ना, वैसा कश्मीर है ही नहीं। कश्मीर के लोग बहुत प्यारे हैं, वहाँ लोग मतलब हम राजस्थानी लोग अपने बारे में कहते हैं कि हम लोग अच्छे होस्ट होते हैं। कश्मीर में जाके देखा कि हर आदमी बात करने में इतना अंगेजिंग है। आप ड्राइवर से बात कर रहे हो, वो आपको इतना अच्छे से घुमा रहा है, और वो इतना अच्छे से आपको बोट की राइड करा रहा है। आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, वो आपको इस तरह लेके जा रहा है, और वो आपको बार बार ये विश्वास दिला रहा है, सर आप हमारे लिए सब कुछ हैं, आप परेशान ना हो, हमें पता है सर कहाँ पर क्या चल रहा है जी, कि आपको एज अ टूरिस्ट हमें आपको कैसे सेफ रखना है, वी नो। राइट, बहुत अच्छे से केयर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। खैर, हम फिर से आएंगे उसी चीज पे। तो वापस आते हैं, जब आप कॉलेज आई, लोगों ने आपको कैसे ट्रीट किया? और सबसे पहले आप जेएनयू में थे? मेरा कॉलेज तो मेरा एनआईटी श्रीनगर से हुआ। ओके। तो वहाँ पे मतलब ऐसा था कि जब वो आरईसी से एनआईटी बना तो कोटा हो गया 50% लोकल, 50% ऑल इंडिया कोटा, जैसे एनआईटीज में होता है। तो मैं इसको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ। ओके। आपकी बेसिक स्टडी कहाँ से शुरू हुई? मेरी बेसिक अपब्रिंगिंग, एजुकेशन सब कश्मीर से ही हुई है। कश्मीर में पर्टिकुलर? कश्मीर में पर्टिकुलर आई वेंट टू अ स्कूल कॉल्ड न्यू एरा पब्लिक स्कूल। ओके। तो उसके बाद में मैं 11वीं 12वीं में गवर्नमेंट स्कूल गए, और फिर AIEEE क्वालिफाई, आजकल तो जेईई होता, तब AIEEE होता था, क्वालिफाई हो गया। तो मैंने बाकी जगह का ऑप्शन नहीं लिया उस टाइम। मेरे पास वो NIT नागपुर में शायद केमिकल का ऑप्शन मिल रहा था, NIT जयपुर में कुछ और मिल रहा था, लेकिन मैंने प्रेफर किया अपना होम स्टेट। तो वहाँ पे जो कॉलेज में एक डे स्कॉलर वर्सेस हॉस्टलियर का डिफरेंस होता था। बेसिकली रैगिंग चलती थी पूरा एक साल जो है फर्स्ट ईयर, आपको लाइन में चलना होता था, लोगों को सर, सीनियर्स को सर मैम बोलना होता था, सीनियर स्टूडेंट्स को। फिर जो है चप्पल नहीं पहन सकते, हाई हील नहीं पहन सकते, आपको कुछ जूते पहन के जाना है, नॉनसेंस, ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस। तो मेरी, अच्छा अब क्या होता था, देयर वाज एन अनरिटन रूल कि जो डे स्कॉलर्स हैं उनकी रैगिंग सिर्फ डे स्कॉलर्स करेंगे, जो हॉस्टलियर्स हैं उनकी रैगिंग सिर्फ हॉस्टलियर्स करेंगे, क्योंकि नहीं तो वो इशू हो जाता है नॉन लोकल। अब मैं जो है, मैं माई हाउस वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम द कॉलेज, लेकिन मैं चाहती थी हॉस्टल में रहना क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपोजर चाहती थी। तो आई वॉज अ हॉस्टलर ऑल्सो, आई वॉज अ डे स्कॉलर ऑल्सो। समटाइम्स आई वुड ड्राइव टू कॉलेज एंड समटाइम्स आई वुड स्टे इन द हॉस्टल। तो मेरी जो रैगिंग है पूरे 1.5 सेमेस्टर चली, मतलब 1.5 साल चली, 3 सेमेस्टर चली मेरी, क्योंकि मेरी डे स्कॉलर्स ने भी रैगिंग करी और हॉस्टलर्स ने भी रैगिंग करी। तो बहुत परेशान रही मैं। बहुत बढ़िया।
कॉलेज टाइम में अब रैगिंग बंद हो चुकी है, पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान दें, सरकार बहुत सख्त है, कोई रैगिंग नहीं होती है। एनीवे, ये लाइटर नोट पे बहुत से लोग ये बोलते भी हैं कि रैगिंग बहुत कुछ सिखाती भी है। एक बहुत अच्छी फिल्म है बॉलीवुड में, छिछोरे नाम से फिल्म है। अच्छा। और ऐसे ही 3 इडियट में भी शुरुआती में वो रैगिंग वाला फेज दिखाया गया है, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से डाइल्यूट करके दिखाया है। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तो पहचान ही रैगिंग से होती है, मेडिकल कॉलेजेस की पहचान रैगिंग से होती है, लेकिन खैर ये अच्छी चीज नहीं है और हम दोनों ही इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कॉलेज टाइम बीटेक का टाइम रहा होगा होपफुली ना? अच्छा, अब बीटेक के टाइम में कश्मीर का, मैं आपका एक हालिया इंटरव्यू सुन रहा था। हाँ जी। और उसमें आपने कुछ टाइम फ्रेम मेंशन किया है कि उस दौरान कॉलेज में बहुत से समय तक बंद रहा करता था। राइट। वो क्या दौर था, आप अगर उसके बारे में बताएं। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया 2007 में। जैसा कि आप जानते हैं 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, 2011 में मैंने फिनिश करी। 2008 में एक अमरनाथ लैंड रो हुआ कश्मीर में, यानी कि देयर वाज अ प्रपोजल बाय द गवर्नमेंट कि अमरनाथ लैंड बोर्ड जो है उनको जो है कुछ लैंड दिया जाएगा। उस पर इशू हो गया, उस पर पथराव स्टार्ट हो गया। तो 3 महीना मुझे लगता है बंद रहा, क्योंकि पथराव सड़कों पे चल रहा था। तो हम लोगों की अचानक से वन फाइन डे हमारी छुट्टी होगी कॉलेज से, मतलब कि हमें बोल दिया गया कि घर निकल जाओ। तो मेरी खाला का घर नज़दीक में था, तो मैं वहाँ चली गई, क्योंकि इट वाज नॉट सेफ़ टू गो होम। तो फाइनली जब जिस दिन मतलब सेफ़ था, तो उस दिन मैं चले गए घर। तो उसी टाइम वो जो लेमन ब्रदर्स का यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। दिस इज बहुत इंजीनियर बेरोजगार हुए भाई उसके बाद में। दिस इज एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। तो मैं खाला के घर गई, उनका कॉलेज के पास में ही घर था। तो मैं वहाँ पे अपने उन दिनों मोबाइल आए थे नए, तो आई रिमेंबर मैं ये न्यूज़ पढ़ रही थी कि यूएस का जो फाइनेंशियल क्रैश है ये क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ, जो क्रेडिट वाला क्राइसिस हुआ लेमन ब्रदर्स वाला। तब तो मतलब आप समझिए हमारे होम टाउन में डिस्टर्बेंस चल रहा था, लेकिन मैं पढ़ रही थी यूएस के क्रैश के बारे में। अवेयरनेस इतनी कम थी कि मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे ज़्यादा अवेयरनेस मुझे इस चीज़ की थी कि यूएस में क्या हो रहा है, क्योंकि तब तक हमें कॉन्फ्लिक्ट का कोई उस तरह से अवेयरनेस नहीं था। 2009 में आ जाइए, फिर कुछ हुआ, फिर एग्ज़ाम कुछ करके हो गया तो हो गया। फिर 2009 में आसिया नीलोफर वाला इशू हुआ शुपियान में, तो उस पर और ज़्यादा लंबे प्रोटेस्ट चले। तो इस बार 4-5 महीने के प्रोटेस्ट चले, तो इस बार हम भी ध्यान देने लग गए कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि कॉलेज में भी प्रॉब्लम हो गया एग्ज़ाम का, सेमेस्टर का। नॉन लोकल स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग ठहरे, हम लोग वापस जाए, उनको ये नहीं समझ आ रहा था। फिर आया 2010, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। 2010 में क्या हुआ, पहले एक मछल फेक एनकाउंटर हुआ, वो एक उसके बाद में एक लड़का है, उसकी मतलब प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद में एक लड़का जो है वो ट्यूशन से घर जा रहा था, 11 साल का लड़का, तो उसकी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हत्या हो गई। तो उस पर जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चले, मतलब इस बार दिस वाज द लॉन्गेस्ट, मतलब 6 से 8 महीने पूरा का पूरा बंद रहा। उसमें 110 लड़कों की जान गई, उनमें एक लड़की भी थी, वो अपनी खिड़की से देख रही थी, गोली चल गई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, एंड शी डाइड। और बहुत सारे 1000-2000 लोग जो है ज़ख्मी हुए। सो दिस इज़ द साइकिल ऑफ वायलेंस जो हमने देखा है अपने कॉलेज ईयर्स में। दीज आर योर फॉर्मेटिव ईयर्स। एंड उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस टाइम पे एक इंटरलॉक्यूटर कमेटी अपॉइंट करनी पड़ी, जिसमें राधा कुमार, दिलीप पटगांवकर, ये सब लोग थे, लोगों से बात करने के लिए कि आपको चाहिए क्या, लोगों की डिमांड्स। तो उसमें लोगों ने काफ़ी ये रखा कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है ये बंद होनी चाहिए। ये उस टाइम की सही डिमांड थी, और आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई टाइम्स, एवरीबडी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स। तो मेरा भी जो है मतलब मेरी कैंपस प्लेसमेंट वगैरह हो गई थी, मैंने ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन समवेयर मेरा पॉलिटिसाइजेशन हो गया था इस वक्त पे। तो आई वांटेड टू स्टडी सोशल साइंस। हालांकि ये हमारे जनरेशन के बहुत लोगों की स्टोरी है कि इंजीनियरिंग करके जो है फिर सोशल साइंस करना है। ये अकेले मेरी स्टोरी नहीं है, बट मेरी इस वजह से ये सब कुछ हुई। अच्छा, फिर निर्भय कांड हुआ 2012 में। तो 2012 में मैं इंडिया गेट में मैं वो प्रोटेस्ट्स में गई, एंटी रेप प्रोटेस्ट्स में। तो एज अ वुमन मुझे काफ़ी बॉदर हुआ, मतलब तो हज़ारों लाखों लड़कियों ने जेएनयू में अप्लाई की थी? नहीं, बीटेक के बाद जो है पहले तो मैंने कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन की, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। मतलब आई वाज डूइंग फाइन, मतलब मैं ठीक से कर रही थी, प्रोग्रामिंग वगैरह, उन C# होती थी, एक लैंग्वेज होती थी, तो उसमें मैं कर रही थी। उसमें बेसिकली जो iOS है उसके लिए आप ऐप्स बनाते हैं, तो आई वाज वर्किंग ऑन दैट।
लेकिन मेरे दिमाग में ये कहीं ना कहीं था, तो मैं ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे आर्टिकल्स लिख रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरा ड्रिफ्ट चल रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो समझ है वो बहुत सरफेस लेवल की है, वो बहुत सतही तौर की है, यानी जो मीडिया में आ रहा है ह्यूमन राइट्स के बारे में वो मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस टर्मिनोलॉजी में व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, आई डिडंट नो बिकॉज आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो ये मुझे एक जगह कमी महसूस हुई। तो आफ्टर दिस 2012 एंटी रेप प्रोटेस्ट आई वाज एक्टिव इन दैट। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले मैंने IIM बैंगलोर में एक एग्जीक्यूटिव कोर्स ज्वाइन किया था पब्लिक पॉलिसी में। वहाँ पे हमारा 7 दिन का एक्सचेंज प्रोग्राम था JNU में। तो 7 दिन का सिंगापुर में था, 7 दिन का JNU में था। सो दिस इज़ व्हेन आई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। मुझे क्या था, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे बचपन से ही अपने टीचर्स से डिससेटिस्फैक्शन होता था बिकॉज आई वॉज अ गिफ्टेड स्टूडेंट। यानी मैं जो जैसे 4th क्लास में हम लोग आ गए तो मैंने 5वीं 6वीं की भी किताबें पढ़ रखी होती थी। तो फिर अगर मैं अपने टीचर्स से कोई क्वेश्चन पूछती थी तो वो लोग आंसर नहीं कर पाते थे। तो मुझे हमेशा ट्यूटर्स फाइंड करने में प्रॉब्लम होती थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते थे कि इसको कहाँ पे अब ट्यूशन लगवाएं जहाँ पे इसकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई होगी। तो जब हमारा वो 7 दिन का एक्सचेंज था IIM बैंगलोर से JNU में, तो तब मेरी पहली बार मेरी बुद्धि खुल गई। अच्छा, ओ माय गॉड, मतलब टीचर्स ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब जैसे प्रोफेसर मैत्री चौधरी, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर TK उमन, ये सब लोग जो हैं इन्होंने हमें कुछ लेक्चर्स दिए। मैत्री चौधरी जो हैं प्रोफेसर हैं JNU में, उन तीनों सोशोलॉजी सेंटर्स की टीचर हैं। तो उन्होंने जेंडर पे लेक्चर दिया। तो उन्होंने समझाया पहली बार कि प्रोडक्टिव लेबर और रिप्रोडक्टिव लेबर में क्या अंतर है, एंड हाउ विमेन्स लेबर डजंट गेट काउंटेड एज प्रोडक्टिव लेबर, हाउ इट गेट्स काउंटेड एज रिप्रोडक्टिव लेबर। तो अब जब निर्भया कांड, व्हाटएवर, एसिड अटैक्स जो भी, अच्छा मैंने एसिड अटैक्स पे भी काफ़ी एक्टिविज्म किया है, तो मुझे इवन आई हैव फॉरगॉटन कि मैंने कितना एक्टिविज्म किया है। तो पहली बार ना एक थियोरेटिकल समझ आई जेंडर इश्यूज़ की। इसी तरह से प्रोफेसर आनंद कुमार, उन्होंने हमें हिंदुस्तान के ऊपर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक बहुत इमोशनल लेक्चर दिया, एट द एंड ऑफ विच मतलब पीपल वर मूव्ड टू टीयर्स। हम जो स्टूडेंट्स हैं सब ऑलमोस्ट मतलब इतने इमोशनल हो गए IIM में या JNU में बिकॉज इट वाज सच अ पेट्रियाटिक लेक्चर। इसी तरह से प्रोफेसर TK उमन, उन्होंने किसी चीज़ पे लेक्चर, तो मुझे पहली बार लगा कि अच्छा टीचर्स अच्छे भी हो सकते हैं। जो मेरा कभी अनुभव था नहीं, बिकॉज कभी भी मुझे जो अपने टीचर्स से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि वो जो है, समझ गया, वो आपके ज्ञान की जो भूख थी उसको शांत करने वाला कोई टीचर आपके नज़र में तब तक आया नहीं था। तो तब मुझे समझ आया, ओ आई हैव टू गेट इनटू दिस इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज़ दिस JNU। मुझे नहीं पता था क्या है, कुछ कहीं से मैंने फॉर्म भरा। तो I was eligible only for sociology, political science and international relations। तीनों में मैंने डाला अपना। तो सोशोलॉजी में मेरा सिलेक्शन हो गया, आई गॉट इनटू JNU। लेकिन मैंने कोर्सेज पॉलिटिकल साइंस और IR में भी मैंने ऑडिट किए कोर्सेज मैंने, बिकॉज आई वाज वेरी क्यूरियस। वो कोर्सेज लेने होते हैं ग्रेड्स बनाने के लिए, आप ले सकते हैं जी, और आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो तब जाके मुझे पहली बार समझ आया कि मतलब मुझे अपनी हिस्ट्री में भी इंसाइट मिला। मतलब कि अगर मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर हिस्ट्री वाज लाइक अ ब्लैक बॉक्स फॉर मी, कि क्या है, नो आइडिया, नथिंग। तो खुद अपनी हिस्ट्री के बारे में भी, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अच्छे हैं, ये क्यों है? मैं बीच में एक बार रोकता हूँ। हाँ जी। मैं इंजीनियर्स के साथ सीधा संवाद कर लेता हूँ। भाई लोग, बात ये है कि अपन लोगों को लगता है कि साइंस मैथ्स ही सब कुछ है ना। असल मायने में जब आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो तब पहली बार समझते हो कि यार ये बारिश, सावन ये क्यों आता है, मानसून क्यों आता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठते हो तब समझ में आता है कि इंडिया में ऐसा क्यों है कि राजस्थान में अरावली के उस पार डेजर्ट है, इस तरफ बारिश हो रही है, कश्मीर में बर्फ कहाँ से पड़ रही है, वेस्टर्न घाट के एक तरफ बारिश है, दूसरी तरफ सूखा क्यों है। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब समझ में आता है। और यही बहुत बड़ा रीज़न है कि जब इंजीनियर्स ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने लगते हैं तो उनके साथ में ऐसा लगता है कि अब तो ट्रेजर हाथ लग गया और उसमें घुसते चले जाते हैं। रियल में मैं बता रहा हूँ, मेरा भी ह्यूमैनिटीज़ के साथ यही सेम एक्सपीरियंस रहा है। जब फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना शुरू किया, किसी ने सजेस्ट किया क्लास 6 से ज्योग्राफी पढ़ो। क्लास 6 की ज्योग्राफी भी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मतलब अरे यार ये ऐसे होता है क्या। अब वो जो ऐसे होता है, अब कोई मुझे ये कहे कि यार तुम पढ़ के तो आए थे, भाई याद नहीं रहता।
पीछे जैसे क्या कौन पढ़ सा के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऐसा है ज्योग्राफी से जिससे आपको लगा कि आपका दिमाग खुल गया? मतलब कोई सा भी कॉन्सेप्ट ले लो यार, बारिश का कॉन्सेप्ट ले लो। बारिश कैसे आती है मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था बादल आते हैं बारिश आती है। लगान मूवी देखी थी, प्रे करो बारिश आएगी। राइट। लेकिन रियलिटी ये है कि बारिश के लिए पूरी Dust, कंडीशंस है भाई। वो dust होना पहले गर्मी का वो बनेगा, फिर वो बन करके डस्ट ऊपर जाएगा, सब तमाम चीजें। अब तो ये भी समझ में आ गया कि इक्वेटर पे शाम को बारिश क्यों होती है। ये जब चीजें समझ में आती है ना, तो आपको ऐसा लगता है दुनिया समझ में आ रही है। जी 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 जी। जब मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ने बैठा, हाँ जी। तो इंडियन पॉलिटी के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा, संसद ऐसे काम करती है। राइट। हम लोगों के बेसिक एजुकेशन में बहुत बड़ा लैकुना है। यू आर राइट। और इंजीनियर्स, मेडिकोज, इनको तो रियल मायने में केवल पॉलिटिक्स के बारे में इतना पता है कि 5 साल में चुनाव होते हैं। इन्हें संसद कैसे चलती है, राइट, इलेक्शंस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अविश्वास क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी क्या होती है। अभी जो चल रहा है ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, तो इसके लिए 2/3 मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स की क्या कंसिडरेशंस हैं, Right. ये इनको पढ़ने में नहीं आती। ये Right. न्यूज में सुनते हैं, हाँ जी। सुन लिया कि ये होता है तो होता है। भाई सच में ये ना, मतलब कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग इस कारण ट्रोल भी होते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो कुछ नहीं तो बहुत कुछ बनते हैं, क्योंकि आपको दुनिया की समझ आ जाती है। ये ट्रू भी है, हालांकि इसको आप अपने अपने सेंस में जैसे चाहो ले नो लेना। आई एग्री। हर किसी को, मुझे लगता है हर किसी को एक बार ना करनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत प्रचार हो बातें गया पता है। चल जाती हैं। आप अगर ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आज स्टेम सेल रिसर्च में क्या हो रहा है। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, आपको पता चल जाएगा कि आज एक्चुअली हम लोगों ने रिप्लेसमेंट रेट, जैसे हम लोग कहते हैं ना इंडिया में पॉपुलेशन प्रॉब्लम, एक्चुअली पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी हैव अटेन्ड द टीएफआर। तो बहुत एक्चुअली ना फैक्ट्स आपको पता चल जाते हैं। ये तो है, ये प्रिपरेशन का पार्ट है, और ये आप लोगों को बहुत अब जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में जो देख के आई थी, अब वो सब्जेक्ट आपको मिल रहा था जो उन चीजों के आंसर्स दे रहा था। वो अपील करता चला जा रहा था कि मुझे पता चलना चाहिए सोशियोलॉजी क्या हो रही है, आईआर क्या हो रहा है, दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है। राइट राइट। है ना, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए बीच में रुक गया था मैं आपको। प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं बस ये बात कह रही थी कि फॉर एग्जांपल जब हम सोशियोलॉजी में गए तो हमने पढ़ा इंडियन सोसाइटी के बारे में। अब जो बच्चे 12वीं से ही आर्ट्स लेते हैं, 11वीं से, तो उन लोगों ने तो पढ़ लिया होता है, मैंने नहीं पढ़ा था, तो मेरे लिए पहली बार एमए में मेरी बुद्धि खुल गई। तो जब मैंने इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो तब जाके मुझे ये समझ आया, अच्छा हमारे यहाँ भी तो ये होता था। लेकिन मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अगर JNK में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अच्छे हैं तो ये क्यों है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स हुए उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इसमें कई लोगों को मतलब क्रेडिट एक्चुअली अगर देना हो तो पहले तो जैसे शेख साहब है, जो शेख अब्दुल्ला है, जो उनकी लीडरशिप है उस टाइम पे, कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स, उनका एक सोशलिस्ट विजन था। लेकिन एक और चीज़ जो है, अगर आप बिहार वगैरह से कंपेयर करें तो बिहार का जो लैंडेड क्लास है उन्होंने बहुत ब्रूटली सप्रेस किया और डिनाई किया लैंड रिफॉर्म्स को। लेकिन इसके बरक्स अगर आप कश्मीरी पंडित्स को देखें, उन्होंने एक्चुअली फॉर सोशल हार्मनी उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को जो है अलाउ किया, क्योंकि वहाँ पे कश्मीरी पंडित्स ही लैंडेड क्लास थे। हम आएंगे एक इन सभी मुद्दों पे। हाँ जी। मैं इसको इसी फ्रेगमेंट में आगे लेके चलता हूँ, बिकॉज मैं इनिशियल आपकी एजुकेशन से लेके और जहाँ से आपने शुरू किया, अब आप JNU आ चुकी हैं। हाँ जी। JNU आती हैं, आप इलेक्शन लड़ती हैं, और अगर मैं सही हूँ तो आप वाइस प्रेसिडेंट बनती हैं। राइट। छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, फिर हम कश्मीर के मुद्दे पे वापस लौटेंगे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज एन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ JNU? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियलाइज दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। चाहे मुझे कोई भी वाइस प्रेसिडेंट होना, इट्स नॉट लाइक सम पेड जॉब, इट इज़ अ वॉलंटरी वर्क। आपका जो भी एक्टिविज्म वगैरह है, इट इज़ वॉलंटरी वर्क, आपको कोई पैसा नहीं मिलता है उसके लिए। बट आई रियलाइज्ड वन थिंग अबाउट माई ओन वर्क एथिक, दैट आई एम अ वेरी हार्ड वर्कर and I ensure that everything gets done. हर किसी का कोई problem है, I'll resolve it. I realized one more thing about myself कि when I am in an elected position, then I don't think कि इसने मेरे लिए वोट दिया या नहीं दिया, उसने मेरे लिए वोट दिया, ये मेरी पार्टी से है या ये हमारे अगेंस्ट है, then I work for everyone. तो I think I did a very good job by being fair, impartial, very hard working, और मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। इवन जो हमारा मूवमेंट भी चला, तो ऐसा कुछ नहीं, मूवमेंट्स एक तो मैंने बिल्ड भी काफ़ी किए और उनको लीड भी किया, और ये भी इंश्योर किया कि वो इंक्लूसिव है, यानी कि हम सिर्फ वो लेफ्टिस्ट रेटरिक, एक्सट्रीम लेफ्ट रेटरिक नहीं बोलेंगे। आपका जो टाइम था,
उस समय जेएनयू काफी सुर्खियों में रहा था, हर आदमी आपको देखता है तो जेएनयू का वो टाइम याद आता है। Right. चूंकि उस पर बहुत ज्यादा बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, बहुत सारा मीडिया उस पर कवरेज कर चुका है, तो मैं बार बार वहीं वापस लेके नहीं जाऊंगा, लोग गूगल कर लेंगे आपको और डेफिनेटली कुछ फोटोज और न्यूज मिल जाएंगी। तो वो टाइम जा चुका है, अब हम नेक्स्ट टाइम में एंट्री कर चुके हैं, है ना। हालांकि वो सवाल आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो कैसा था, टाइम कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्यों आप प्रोटेस्ट में थे। ठीक है, वो स्टूडेंट टाइम का प्रोटेस्ट था, स्टेज बढ़िया था, दिल्ली अपने आप में एक जगह थी, यहाँ से सेंटर से पूरा एक्सपोजर मिलता है। जेएनयू के बारे में कहा भी जाता है कि आप यहाँ पे जब प्रोटेस्ट में होते हैं तो नेशनल मीडिया भी आपके साथ ही होता है, आप कहीं ना कहीं चर्चा टॉप ऑफ द टाउन होते हैं। हालांकि इवन दैट टाइम वो एक एनॉर्मलस टाइम था, उतना मीडिया कवरेज कभी नहीं होता, वो बस हमारे ही समय था। तो अब आपके साथ एक लीगेसी जुड़ चुकी है, यू वर एक्टिविस्ट एंड नाउ यू आर स्टिल ए एक्टिविस्ट, एम आई राइट? नाउ माई एक्टिविज्म इज़ थ्रू डिफरेंट वेज। मतलब पहले उस टाइम पे मोर्चा वगैरह प्रोटेस्ट करना, लेकिन अब जो है मैं सोशल चेंज के लिए काम करना चाहती हूँ। और सोशल चेंज में जो है फॉर एग्जांपल मैं स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे काम कर रही हूँ। तो क्योंकि इवेंचुअली अगर आप देखें जितना भी सोशल अनरेस्ट, जितनी भी प्रॉब्लम सोसाइटी में होती है, दे अल्टीमेटली बॉयल डाउन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो किस तरह से हमारा युवा जो है वो किस तरह से तरक्की करेगा, इस चीज़ के लिए मैं जो है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे काम कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट जनरेशन स्किल्स, जो फ्यूचर रेडी स्किल्स हैं, उस पे मैं कश्मीरी अभी बहुत छोटे स्केल पे काम कर रही हूँ, कश्मीर में एक जगह काम कर रही हूँ, बट इंशाल्लाह इफ इट स्केल्स अप वी कैन गो। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और डेफिनेटली आपको जो स्टेज कॉलेज के टाइम पर मिला था वही रिकॉग्निशन आज आपको इस काम में भी पहचान दिला रहा है। लोग आपकी बात सुन रहे हैं, हमारी ऑडियंस आपको सुन रही है, डेफिनेटली इसके लिए जेएनयू और जेएनयू के समय हुए प्रोटेस्ट को धन्यवाद बोलना चाहिए। मैं एक चीज़ पैरेलली यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि समटाइम्स ना जेएनयू को लेकर के एक क्वेश्चन दिमाग में रहता है पढ़ाई के साथ साथ। मैं वो वाली सारी बातें नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसके इनकम टैक्स से कौन पढ़ रहा है, ऐसे तो सारी आईआईटीज भी इसी तरह से चल रही हैं। राइट। पॉइंट इज, क्या एक्टिविज्म ही वो तरीका है जिससे आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, या कोई और तरीका भी है? नहीं है ना, यू कैन बी फ्रॉम अ बिग फैमिली, यू कैन बाय अ टिकट, यू कैन बी फ्रॉम अ रिच फैमिली। ओके, वो भी तरीके हैं। तो आप आने वाली हैं पॉलिटिक्स में? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी जब हम लोग कश्मीर पॉलिटिक्स में गए 2018 में। आई वॉज वेरी यंग, आई थिंक आई वॉज 28 years of age at that time. At the time when I should have been preparing for UPSC एग्ज़ाम वगैरह, फिर 50-60 साल सर्व करके IFS बन के, फॉरेन सेक्रेटरी बन के, उसके बाद में ज्वाइन कर सकती थी पॉलिटिक्स। बट येस, आई थिंक मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जब आप गई थी तब आप शाह फैजल सर के साथ थी, जो कि एक टाइम पर AIR-1 UPSC थे, और उन्होंने जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स में एंट्री की थी, और एक काफ़ी कश्मीर के यूथ को एक नई तरह की वेव दिखी थी। थोड़ा सा ना उनके साथ का एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए, और जब आप फर्स्ट टाइम कश्मीर पहुंचे थे, दिल्ली से कितना अलग था वहाँ का पॉलिटिकल जर्नी? मैं आपके दूसरे प्रश्न का पहले जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जो मैं दिल्ली में बातें कर रही हूँ एंटी मोदी वगैरह, ये तो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, मुझे लगा था इसका बड़ा ज़बरदस्त रेजोनेंस होगा वहाँ पे। था भी, इन द सेंस कि बिफोर आई जॉइन पॉलिटिक्स पीपल यूज टू लाइक एवरीवेयर दे वुड मीट मी, चाहे फ्लाइट में, सुपरमार्केट में। कभी एक बार मैं गाड़ी चला रही थी, मुझे रास्ते में एक बाइक वाले ने रोक के, अच्छा आप तो शैला रशीद है ना, मेरी फ्रेंड मेरे साथ में बैठी हुई थी। सो पीपल न्यू मी, दे लव्ड मी। मेरे जो अपने कज़न्स हैं, मेरा एक छोटा सा इतना कज़न है, वो जो है मेरी एक्टिंग करता था, वो फेक माइक लेके हाथ में। पीपल वर लाइक बाय एंड लार्ज दे वर सपोर्टिंग मी। बट व्हेन यू गो इनटू पॉलिटिक्स, when you want to claim your space, nobody wants you there. Because तब सबको लगता है कि अरे ये तो हमारी स्पेस खाने के लिए आ गए। ये इन्फ्लुएंसर्स की गलतफहमियां फील्ड में जाके दूर होती हैं। आप किसी के लिए वोट मांग सकते हो, खुद के लिए मांगने जाते हो ना, तो वही आदमी जो कल तक साथ खड़ा था, कह रहा था शाबाश बेटे तुम आगे निकलोगे, वो कहता तुम तो मेरी सीट मांगने आ गए हो भाई। तो ये जो पता ये सच भी है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर्स डिफरेंस जितने भी सोशल मीडिया पर हैं, वो पॉलिटिकल स्पेस में बहुत ज्यादा जगह नहीं बना पाते हैं, और ये बहुत रियलिस्टिक भी है, क्योंकि कल तक आप किसी और के लिए कर रहे थे, आज जब आपके लिए खुद खड़े होते हो तो लोगों को जो आपके साथ थे, जिनकी वजह से आप वहां आ रहे थे, उन्हें इनसिक्योरिटी होने लगती है। ये बहुत रियलिस्टिक चीज है। हाँ, फिर आप जब कश्मीर पहुंचे,
वो एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक मुझे लगा, क्योंकि मेरी जो पॉलिटिसाइजेशन हुई थी वो JNU के पॉलिटिक्स, विच इज़ वेरी आइडियलिस्टिक, क्लीन, वेरी ऑनेस्ट। आप भूल जाइए आइडियोलॉजी क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप कभी भी अपने जो है ना पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स। यू आर डूइंग इट फॉर अ कॉज, यू सिंसियरली बिलीव in an equal society, you believe that every kid should get education, you believe that nobody should die of hunger or poverty, you believe in these things. जब आप कश्मीर पहुंचते हैं वहाँ पे आपको समझ में आता है, मैंने जब मतलब when signaling स्टार्ट की, कि दिस वॉज बिफोर शाह फैसल रिजाइंड, मैंने उनसे 1 साल पहले ही जो है मैंने अपनी सिग्नलिंग शुरू कर दी थी कि भैया आई एम हियर फॉर पॉलिटिक्स। तो एक तो सेक्शन था लोगों का जो एलीट्स हैं, उनको हो गया अरे ये क्यों, तब तक वो बहुत अरे बेटा यू आर डूइंग सो गुड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, एंड द मोमेंट यू एंटर पॉलिटिक्स दे आर लाइक ओ नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, आप अपना टैलेंट यहाँ वेस्ट कर रहे हो। सो दिस वाज वन सेक्शन। वर दे राइट? I mean, in hindsight, yes. नहीं, आप वापस जाएंगी। अब आप बताइए, CM बन के जाएंगी कि देश की PM तक पहुंचेंगी? नहीं, इंशाल्लाह वो सब कुछ। लेकिन जो दूसरा सेक्शन था, they would only come to you for सिफारिश। Now, अंकित सर, I had come from a meritocratic background, यानी हमने हमेशा एग्जाम्स क्वालिफाई किए, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा, कभी किसी का वो नहीं लिया, हेल्प नहीं लिया। तो मुझे जो ये पूरा सिस्टम था सिफारिश का, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तो मैं जो है मैं लोगों को लेक्चर सुना देती थी। People were treating you like कि भाई मेरा ट्रांसफर करा दो, रीइंस्टेटमेंट करा दो, मेरा सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मुझे एडमिशन चाहिए, मेरी कैटेगरी नहीं है। दिख गई थी। हाँ, आप देखो ना यार, आप तो जानते होंगे फोन पे बात होती होगी। एग्जैक्टली, करवा दो भाई। मेरा कैटेगरी नहीं बन रहा है लेकिन मेरा करा दो। एंड आई एम लाइक कि मैं क्या करूँ, मुझे तो ये समझ। सो इट वाज अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। तो जो मुझे तो बस लग रहा था कि मैं वहाँ खड़ी हो जाऊँगी, भाषण दूंगी, मैं तो सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करती हूँ बस, मतलब लोग जो है दे विल कम आउट इन। खैर हमने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, सो दैट वाज नेवर पुट टू अ टेस्ट, वो अलग चीज़ है। लेकिन वैसे होती नहीं है पॉलिटिक्स, मतलब देश की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। मैं बीच में एक पॉइंट ऐड करूं, अगर आप कंफर्टेबल हो। हाँ जी। तो कन्हैया कुमार जी भी जब अपने घर की तरफ गए थे चुनाव लड़ने, वो गए इसी इंटेंसिटी के साथ थे, लेकिन फाइनली उन्हें दिल्ली आके चुनाव लड़ना पड़ा कि शायद यहाँ लोग समझ पाएंगे कि मैं किस थॉट प्रोसेस से काम करता हूँ। एम आई राइट? नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, उसी से तो एक्सपीरियंस होगा ना। जब हारेंगे, जब पता चलेगा कि ग्राउंड पे क्या इश्यूज है। देखिए, वन थिंग आई विल से इज सर, एंड दिस इज लाइक फॉर एनी फील्ड, चाहे वो UPSC एस्पिरेंट हो या पॉलिटिशियन हो, फेलियर इज अ बिगर टीचर देन सक्सेस। आप फेल होके जितना सीखते हैं, आप सक्सेस मिलने से आप उतना नहीं सीखते हैं। फेलियर इज़ अ बेटर टीचर, क्योंकि उसमें ना इट फोर्सेस यू टू गो इनटू क्वेश्चनिंग कि क्यों हुआ, क्यों फेलियर हुआ, क्या चीज़ कहाँ पे कमी रहेगी, कौन सी चीज़ बेटर हो सकती थी। सो पीपल शुड एक्सपेरिमेंट, दे शुड फेल, इट इज़ ओके। आप कई लोगों को देखते हैं वो 7 बार UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। उसमें उनका अपना पर्सनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनका विल पावर जो डेवलप होता है वो फिर पूरे जीवन भर रहता है। और अगर आपने एक बार ये मास्टर कर लिया ना कि आई कैन एक्सेप्ट डिफीट विदाउट फीलिंग डिफीटेड, देन यू हैव मास्टर्ड। दूसरी लाइन मैटर करती है, विदाउट फीलिंग डिफीटेड। विदाउट फीलिंग डिफीटेड, ये मैटर करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब कश्मीर में गई, आपने अपने बारे में बताना शुरू किया, बहुत से लोग जो कि शायद इतना ज़्यादा टीवी ना देखते हों, उन्हें आपके बारे में जानकारी भी नहीं होगी कि आपका एक्टिविज्म किस तरह का है, किस तरह से आप ह्यूमन इश्यूज़ को उठा के बात करने वाली हैं। लोकल्स के रिएक्शंस, कुछ तो आपने बताया कि सिफारिशी थे, क्या कभी आपको ऐसा हुआ कि आप बोल रही हैं और आपको लग रहा है भाई सुन लेना, मैं तेरे लिए बोल रही हूँ भाई सुन ले, ऐसा कभी हुआ? नहीं, लाइक दैट, पीपल वर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि देखिए जो यंग पीपल, स्पेशली यंग पीपल, आई नोटिस्ड, जो ओल्डर पीपल है वो लोग तो टीवी वगैरह पे देखते थे, लेकिन जो यंगर पीपल ऑन सोशल मीडिया, मतलब इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स, चाहे मैं मतलब करगिल गई, मैं गुरेज गई, जब वहाँ पे रोड भी नहीं थे, अब तो 2018 के बाद तो बहुत अच्छी रोड बन गई है वहाँ पे, इनफैक्ट लाइक रिसेंटली,
तो पहले तो वहाँ रोड भी नहीं थी, मतलब मैं पूरी पथरीली रोड पे खुद ड्राइव करके चली गई थी. सो पीपल इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स, स्पेशली यूथ, they knew me and they had some kind of hope from me that it will be some change, there will be some change, there we'll do something better. और फिर आपने डॉक्टर शाह फैसल का क्वेश्चन पूछा. he is a role model for all Kashmiris. we could not work together very long क्योंकि वो जो पार्टी थी हमारी वो बस 5 महीने ही चली. सो 2018 से 19 में इंडिविजुअली काम करी थी. 19 में मैंने उनको ज्वाइन किया. अगस्त 2019 में एब्रोगेशन हो गया, उसके बाद वो डिटेंशन में चले गए. तो हमारा बहुत ब्रीफ एसोसिएशन रहा. हाउएवर people looked at it as a party of educated people and many aspirational youth, they wanted to connect with us. इसमें ना एक पॉइंट आया 2019 में एब्रोगेशन हुआ. हाँ जी. और वो डिटेंशन में चले गए. हाँ जी. वो एक टाइम था जिस समय कश्मीर के जितने भी लोकल पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हों चाहे पीडीपी से हों, ये डिटेन किए गए थे, हाउस अरेस्ट किए गए थे. ये न्यूज़ नेशनल मीडिया में बनी थी. हाँ जी. इस बीच में आप कहाँ थी? आई वॉज इन दिल्ली. जिस दिन एब्रोगेशन हुआ, मेरा उस दिन बैंगलोर में लेक्चर चल रहा था. मैं एक कॉलेज में लेक्चर दे रही थी. मैं डायस पे खड़ी हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ एजुकेशन पे, समथिंग. मेरे को चिट मिलता है कि ऐसे हो गया एब्रोगेशन, क्योंकि रात से ही थोड़ा होना शुरू हो गया था. फ़ोन लाइंस बंद होनी शुरू हो गई थी. बट आई नेवर जेन्युइनली बिलीव्ड, मतलब इट वाज डिसबिलीफ. मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था. मुझे लग रहा था कि फेक न्यूज़ है कि एब्रोगेशन हो गया, क्योंकि अब तक यही पढ़ाया गया था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल. यस, दैट इट इज़ अ परमानेंट फीचर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट वाज डिसबिलीफ. एंड आई इमीडिएटली, उसके बाद क्या था, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी शेड्यूल्ड था. तो ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा. बाकी सारे क्वेश्चन तो साइड में रह गए कि आप क्यों आए हो बैंगलोर, ब्ला ब्ला. तो क्वेश्चन यही बन गया, एब्रोगेशन. तो किसी ने बोला कि मैम, तो पहला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है CO 272, उसमें ये था कि उसमें वो एब्रोगेशन वगैरह, रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट बाय गवर्नर, ऑल दैट. उतनी ही देर में CO 273 आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273, जिसमें आ गया था बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट. तो एक जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा कि मैम ऐसे CO 273 आया है जिसमें बाइफर्केट. आई एम लाइक, नहीं, दिस इज नॉट रियल न्यूज़. ऑनेस्ट फीडबैक है भाई, पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है. हाँ, ठीक है. I could not believe that this is happening, and I said to the press, I said, okay, give me 5 minutes, because it was during the press conference. नोट्स ही नहीं है HM भाई. was introducing these. नोट्स ही नहीं है इस चीज के तैयार कि ऐसा होगा तो क्या होगा. हाँ, ठीक है. ये out of syllabus question आ आउट ऑफ गया. सिलेबस क्वेश्चन उठ के आ गया. यूपीएससी सरप्राइज कर दी. So then I had to go, then I had to read both the constitutional orders, and I had to see कि actually में हो क्या रहा है. And the first thing I did was I called up AG Nurani. I called up constitutional experts in Delhi, and I said that we need to challenge this. And I tried to mobilize all the politicians, mainstream politicians, कि यार ये तो देखो सेपरेटिस्ट वालों का तो रहता है आज़ादी, ये तो हमारा मुद्दा है मेन स्ट्रीम वालों का 370, इस पे तो पूरी हमारी एग्जिस्टेंस बेस्ड है, सो वी हैव टू चैलेंज इट. तो आई मोबिलाइज्ड एवरीबडी and I got like very good petitions drafted, with very good arguments, and I tried to rally everyone together. मतलब मेरा ये था कि हम लोग सब लोग एक साथ petition करें. वो हुआ नहीं, सबने अपना अलग अलग petition किया, which is fine. तो but that is what the situation was like. It looked impossible at the time, that it cannot be done. एकदम ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, मैं तो अभी पॉलिटिकल पार्टी बना के गई ही थी, अभी अचानक पता चल रहा है कि मेरी टीम के कुछ मेंबर्स अभी डिटेन हो गए हैं. सरकार ने अचानक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया है. पॉलिटिकल पार्टी अब काम नहीं कर पाएंगी. विधानसभा के लिए चुनाव कब होंगे. एकदम साफ. ये बिल्कुल वैसा था जैसे कि ना आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अचानक आपको आ गया कि एग्जाम कैंसिल. और मतलब ऐसे टाइम के लिए हो गया कि अब पता नहीं है भाई कब होगा. एक तो होता है कि पोस्टपोन हो गया, हमारी टाइमिंग बड़ी खराब थी. तो ऐसे समय पर मतलब लॉन्चिंग जो है वो आपकी मिस फायर हो गया ये. एनीवे, पॉलिटिक्स इज वेरी अनसर्टेन. बहुत लगता है. अच्छा, इसी में हम कंटिन्यू करते हैं. मतलब हम एक्चुअली बहुत लाइटर नोट पे बहुत सीरियस बातें करते हुए निकल रहे हैं. और मतलब जो लोग इसको अपने नज़रिए से जिस दर्पण से देखना चाहें देखें. हमारा उद्देश्य हर उस व्यक्ति के पीछे दिमाग में चल रही कहानियों को जानने का है, क्योंकि कहानियाँ हम कहते सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उसके
पीछे एक और आदमी होता है, कैमरे पे अलग आदमी होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी जो जर्नी है ना वो बहुत संघर्ष से होके आती है। हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ऐसे संघर्ष के किस्से आपसे और सुनते चलें। ये घटना होती है, आपको अचानक पता चलता है, अब आपको ये पता चलता है कि मैं अपने पार्टी लीडर से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कश्मीर में, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन गॉन। आपको डर लगा कि मुझे भी डिटेन कर लेंगे दिल्ली में? There was a team. So क्या हुआ था? There was a team which had come from team of Kashmir police, which had come to Delhi apparently to arrest me. मुझे इसकी जानकारी कहीं से मिली, तो मैंने अपनी फैमिली को इतला की कि दिस माइट हैपन, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेकिन उसी टाइम क्या हो गया, जो मेरे ऊपर एक वो सेडिशन केस उस टाइम पे हुआ था, उसमें जो है कोर्ट ने ये दे दिया था कि कोर्ट ने मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दी थी। तो ये जो टीम है, ये इनको वो न्यूज़ पता चली और ये वापस चले गए कश्मीर। पहले बेल ले चुकी हैं वो, एंटिसिपेटरी। सो आई कुड हैव बीन अरेस्टेड बट आई वाज नॉट अरेस्टेड एट दैट टाइम। ओके ना, मतलब ये जितना आपने लाइटली बात बोल दी, मैं पुलिस के बहुत करीब हूँ और मैंने ये फील किया है कि जब सूचना मिलती है ना कि पुलिस आ रही है, गिरफ्तार करने आ रही है, बहुत सारे लोगों का माहौल खराब हो जाता है, टेंशन, स्ट्रेस। तो ऐसे में जब आप एक्टिविज्म में होते हैं, उस समय में तो हर दिन ये थ्रेट होता है कि ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा। हालांकि एक्टिविस्ट जब जेल जाते हैं तो उनकी और रेप्यू बनती है क्योंकि वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाते हैं। फिर भी परिवार डिस्टर्ब होता है और ये एक अलग एस्पेक्ट है, एक एक्टिविस्ट के जीवन का वो साइड है जिसके गेन्स भी हैं तो लॉसेस भी हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं कश्मीर पे। 2019 से आप फिर दिल्ली रुक गई क्योंकि वहाँ पे जो चल रहा था वो सब हो गया। I had an apprehension कि if I go back, I will be arrested. So I didn't go back because I thought and I always think मुझे कोई वो fascination नहीं है जेल जाने का। I think I have a lot to contribute. I think I am an intelligent, informed, well-educated person. मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जेल जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं contribute करूँ। And I think I bring a lot to the table. 2019 का जो समय था, इस समय बहुत से लोगों ने आपसे आपके व्यू पॉइंट जानने की कोशिश की होंगी कि आप क्या सोचती हैं। चूंकि आप राजनीति में थी, तब राजनीति में आप कश्मीर के लिए बातें कर रही थी। आपने जैसे कहा कि हमारी सेपरेट आइडेंटिटी है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। अब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ बोलना है, पक्ष में बोलूं, विपक्ष में बोलूं। आप उस वक्त की बात कर रहे हैं? मैं 2019 में अटका हूँ। उस टाइम मेरा एक बड़ा बैड अनुभव रहा मीडिया के साथ कि जो एक देयर वाज एन ऑल पार्टी मीटिंग अगेंस्ट द एब्रोगेशन। नहीं, दिस वाज एट जंतर मंतर। तो इसमें सभी पार्टीज, मतलब जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो सब थी इसमें। तो मीडिया जो है मेरे पीछे माइक लेके भाग रहे थे एंड दे वर हर्टिंग मी विद देयर माइक्स फॉर नो रीज़न। आई हैड गिवन देम अ बाइट। तो वो एकदम ऐसा बिजार सिचुएशन था। मैं रुकी, मैंने उनको बाइट दिया एंड आई एम लाइक, आप लोग जो है मेरे को अटैक मत करो, आई एम गिविंग यू अ बाइट, आप ले लो। बट दे वर लाइक फिजिकली हिटिंग मी विद माइक्स। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टफ जिसका आपको ऐसे समझ आएगा अगर आपने कोई मूवीज़ देखी हो ना उस टाइम पे, जैसे प्रिंसेस डायना जिस टाइम पे व्हेन शी वाज चेज्ड बाय द मीडिया, शी इज़ गिविंग देम अ बाइट, दे आर स्टिल चेजिंग हर। ये मुझे समझ नहीं आया है कभी भी कि वाई, like if I am giving, because this first of all there are 100 news channels, they are competing with one another, they are like, I don't know what they are trying to do, it's frenzy, it's kind of madness at that time. So मेरा बहुत ख़राब अनुभव रहा उस टाइम पे मीडिया के साथ, because I have always been media savvy. मैं हमेशा ऐसा कभी नहीं है कि मैं मीडिया से बात नहीं करी, मैं उस टाइम भी रुकी उनको बाइट देने के लिए। But they started like physically like pushing me with their mics and all. वो मेरा बहुत ख़राब अनुभव रहा। उसके बाद I think next 4-5 years के लिए I did not talk to the press at all. I was also very depressed, मैं आपको frankly बताऊँ, because of all this abrogation, everything. I was very depressed and I started taking therapy after that, you know, in 2019 and throughout 2020. फिर 2020 में तो कोरोना काल ही रहा, पूरा पैंडमिक ईयर रहा। तो I was like clinically depressed during this whole time. मतलब इसके बहुत सारे reasons थे, 370 whatever, लाइफ का क्या हो गया। I had a knee injury जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा disturbed थी।
तो लाइफ जस्ट वेंट इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। कोरोना अलग चल रहा था, एवेन्यूज लाइफ के बहुत सारे एकदम घर के अंदर लॉक हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं जो बहुत प्रिविलेज्ड साउंड करेगी, आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग एनीवन बिकॉज इट इज़ अ प्रिविलेज्ड थिंग टू से, कि कोरोना वाज अ गुड टाइम फॉर मी, क्योंकि मुझे पहली बार 5-6 साल में पहली बार मुझे समय मिला टू जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स। क्योंकि जब आप एक्टिविज्म में होते हैं, देयर आर डिमांड्स ऑन योर टाइम 24/7। आप तो कर रहे हैं आइडियलिज्म के लिए, लेकिन लोगों को लग रहा है आप उनके नौकर हैं कि हमारा ये करा दो, हमारा वो करा दो, ये है, वो मसला है, आप ये, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू शूट ऑफ योर शोल्डर। सो इट वॉज अ टाइम ऑफ मैडनेस बेसिकली। हमें जितना मीडिया अटेंशन मिला, हमें मतलब माई क्रॉप ऑफ लीडर्स, माई जनरेशन ऑफ लीडर्स, मैं, कन्हैया, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, चलो हार्दिक की तो कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, जितना हमें मीडिया अटेंशन मिला, इट वॉज डिसप्रपोर्शनेट टू द रिसोर्सेज दैट वी हैड एट आवर डिस्पोजल। वी हैड नथिंग, आवर बैंक बैलेंसेज वर ज़ीरो, बट पीपल आर मेकिंग डिमांड्स। अब ये मुद्दा उठाओ, अब वो मुद्दा उठाओ, ये कोई नहीं देख रहा हम कैसे चल रहे हैं, हम अपना कैसे चला रहे हैं। सो जो हमें मीडिया अटेंशन भी उतना ही ठीक है जितना आपके पास रिसोर्सेज है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इट कैन डिस्ट्रॉय यू इमोशनली, पर्सनली, लाइक साइकोलॉजिकली, क्योंकि आपको हमेशा लगता रहेगा कि आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई एम नॉट एबल टू डू इनफ। कहीं पे कोई रेप विक्टिम है, मैं उसके लिए नहीं कर पा रही हूँ कुछ, कहीं पे कोई डेमोलिशन हो रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो फिर आपने कन्हैया की बात की फॉर एग्जांपल, या मैं खुद जो है, हमने एक मेन स्ट्रीम में एक प्रयास किया। पीपल गो इन टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एंड मेन स्ट्रीम पार्टीज़ फॉर अ रीज़न, क्योंकि आप लोगों की तभी हेल्प कर पाएंगे जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे। जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं। अभी ना मैं रिसेंटली आपसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का इसलिए बहुत महत्व भी हो जाता है। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब का इन दिनों कैरियर देख रहा हूँ, जब से वो कांग्रेस से निकलकर अभी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनकी जो पार्टी है उसके लिए। तो मैं ये देख भी रहा हूँ, उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं दिख रही है, जिस तरह के वो वीडियो फुटेज उनके बाहर निकल के आ रहे हैं। बहुत ही कम जगह पर वो अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को खड़ा कर पाए हैं, शायद 20-22 सीट पर ही वो अपने कैंडिडेट उतार पाए हैं। और वो खुद से इस बात को मान भी रहे हैं कि भाई मैं सब जगह नहीं पहुँच पा रहा हूँ। लेकिन पार्टी का एक कैडर होता है, पूरी पार्टी संगठित रूप से कार्य करती है। आज जैसे कई बार मोदी जी को बोलते हुए सुना जाता है कि भाई मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि कोई भी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई भी, मतलब XYZ, चाहे राहुल जी हो, कोई भी हो, ये सब किसी एक पार्टी के सब संगठित कार्यकर्ता लग के काम करते हैं। तो सही मायने में वो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर आप एक्टिविज्म में हैं और आप किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ती हैं, तो ये गलत चीज़ नहीं है, लेकिन सवाल यहीं पे जुड़ता है। बता ही दो फिर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप अपने लिए A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन? अभी मेरा कोई प्लान नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का। आई वॉन्ट टू राइट, मैं किताबें लिखना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट माई नेचुरल इंटरेस्ट इज़। मेरा बचपन से एक ही शौक था, किताबें लिखने का। मैं बचपन में, मैंने 7वीं में जो है ऑलमोस्ट एक बुक लिख दी थी। सो ये मेरा हमेशा से शौक था पॉलिटिक्स, ये सॉरी किताबें लिखने का। सो फ्रॉइडियन स्लिप, या ठीक है। सो आई थिंक मुझे ना हिंदुस्तान में क्या है कि आप अगर 50 इयर्स की एज पे भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे ना, इट्स नॉट टू लेट। हाँ, ठीक बात है। तो आई हैव टाइम, लाइक मुझे ये ज़्यादा जल्दबाजी थी। अगर आप कश्मीर की CM होती हैं इंशाल्लाह, तो क्या प्रेफरेंसेस होंगी आपकी? क्या प्रेफरेंसेस होंगी, कौन से एजेंडे होंगे? सो सबसे पहला जो मैं काम करूँगी, मैं वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करूँगी, और उसमें जो है मैं अपना जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग लेवरेज कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में एक तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, दूसरी बात लोगों के पास साधन है भी नहीं चलने के। आप जगह जगह देखेंगे लोग जो है हिच हाइकिंग यानी लिफ्ट मांग रहे होते हैं। तो कोई भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभी हो गया, अभी थोड़ा सा आ गया, अभी वो जो इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह आई हैं, तो उसका माई मदर वाज टेलिंग मी कि उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा उसमें, इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह का, वो अच्छा चल रहा है। बट आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग आई वुड वांट टू वर्क ऑन इज़ वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का कोई वही नहीं है। तो एक तरफ खूबसूरत वादियाँ हैं, लेकिन साइड में जो है कचरे का मतलब इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है। हिमालय को टक्कर दे रहा है।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइम पे तो वो भलसवा डेयरी की तरह बन जाएगा। तो ये जो है इस पे हम लोगों को काम करने की, साइंटिफिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है। थर्ड थिंग जिस पे मैं काम करना चाहूँगी इंशाल्लाह, दैट विल बी स्किल डेवलपमेंट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। क्योंकि हमारे यहाँ जो है, मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ में इसको बोला, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द ट्रेडिशनल सेंस यू कैन नॉट हैव, बट व्हाट वी कैन हैव इज़ ह्यूमन रिसोर्स, वेरी वेरी हाईली ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर सके। उससे हमारे मुल्क का जीडीपी भी इंक्रीज़ होगा, हमारी स्टेट की सेल्फ सफिशेंसी भी इंक्रीज़ होगी और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी ख़त्म होगा। सो दीज आर द थ्री थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल टॉप अगर आप मुझसे पूछें तो दीज आर द टॉप 3 थिंग्स ऑन माई एजेंडा। चलिए, तो हम आपके लिए गुड लक विश करते हैं। थैंक यू सो अब मच। हम आते हैं थर्ड पार्ट पोर्शन पे, वो है प्रॉपर कश्मीर। हाँ जी। अभी ना आप जब बीच में चर्चा कर रही थी तब आप बात कर रही थी कि जो सेपरेटिस्ट हैं कश्मीर में, असल में पॉलिटिक्स में कौन कौन से धड़े होते हैं जो कश्मीर के लिए डिमांड रखते हैं। तो ये तो मुझे किताब लिखनी पड़ेगी पूरी इस चीज़ पे इसमें। हम जो कश्मीर से बाहर रहने वाले लोग हैं उनके लिए आसान कर दीजिए। इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि हम इलेक्शंस में मेन स्ट्रीम राजनीतिक दलों को देखते हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, लोकल पार्टी हैं, उनको देखते हैं, सेपरेटिस्ट लोगों को भी सुनते हैं, हुर्रियत के बारे में भी सुनते हैं, और फिर मिलिटेंसी के बारे में भी सुनते हैं। जैसे हम लोगों ने ना पाकिस्तान को बहुत इजीली फ्रेगमेंट किया हुआ है कि पाकिस्तान में 3 ड्राइविंग फोर्सेज हैं। अच्छा। वहाँ की राजनीतिक पार्टियां, सेना और तीसरी आईएसआई। ओके। तीनों लोग अपने हिसाब से लीड करते हैं। ओके। और जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ऐसे पाकिस्तान की 3 लीडिंग फोर्सेस हैं। हाँ जी। इनमें से अगर आईएसआई आर्मी का पलड़ा भारी चल रहा है तो आर्मी रूल चल रहा है, आईएसआई विद गवर्नमेंट चल रही है तो सरकार चल रही है। 5 साल किसी के पूरे नहीं होते हैं, चल रहा है। राइट। कश्मीर के अंदर कौन से मतलब धड़े हैं, पहले तो ये बताएं, बीइंग ए कश्मीरी। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। नहीं, मतलब जनरलाइज तरीके से बताइए, पहले चेंज बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। वहाँ पे जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, वहाँ पे होते हैं शेर और बकरे। शेर मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, बकरे मतलब कि आप समझ सकते हैं लूजली जमात इस्लामी। दीज आर द ओनली 2 फोर्सेस विद कैडर्स ऑन द ग्राउंड। तो जमात इस्लामी आप समझ लीजिए जिस तरह से आरएसएस है, वो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स पे काम करते हैं, ऑब्वियसली रिलीजियस उस पर भी काम करते हैं। लेकिन अगेन जमात इस्लामी इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, क्योंकि उन्हीं की जो मिलिट्री विंग है वो हिज़्बुल मुजाहिदीन रही है, उन्हीं का जो है हुर्रियत जो है वो भी मतलब हुर्रियत का फाउंटेन हेड भी जमात इस्लामी ही रहा है। तो शेर जो है जो मतलब जैसे कश्मीर में आप किसी को पूछते हैं, इट्स अ कश्मीरी फ्रेज कि तुझ व शेर किन बकर, आर यू अ शेर और अ बकरा, तो विच मीन्स आर यू एनसी और एंटी एनसी। सो ब्रॉडली दिस इज द डिस्टिंक्शन। इनकी आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है? एनसी रिप्रेजेंट्स अ प्रो कश्मीर, प्रो इंडिया सेंटिमेंट गोइंग बैक टू 1931। ठीक है। 90 पे वहाँ पे क्या था, देयर वाज अ प्रॉब्लम। जैसे इसके लिए अगर आप प्रोफेसर मृदु राय है उनकी किताब पढ़ें, हिंदू रूलर्स मुस्लिम सब्जेक्ट्स, तो बेसिकली डोगरा रूल के अंडर जो है कश्मीरीज काफ़ी नेग्लेक्ट हो गए थे। अब जो कश्मीरी पंडित हैं उसमें देवर स्टिल, बिकॉज देवर वो पढ़े लिखे थे, उनके पास कोर्ट लैंग्वेज जो भी होती थी उसमें वो एक्सपर्ट्स होते थे। जैसे उस टाइम पर्शियन होती थी फॉर एग्जांपल कोर्ट लैंग्वेज, तो कश्मीरी पंडित्स वो बेटर ऑफ। लेकिन जो मुस्लिम है वो काफ़ी ख़राब हालत में थे। तो शेख साहब जो है वो एक आप समझ लीजिए BR अम्बेडकर टाइप के लीडर वहाँ से उठे हैं, जिन्होंने कश्मीरियों को लीड किया। तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कराए, वही जो है फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर होते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने कश्मीर के। देखिए आज अगर आप छोड़ दीजिए, आज मेरी बीजेपी की मैं प्रशंसा करती हूँ, फॉरगेट अबाउट इट, बट द रियलिटी इज़ टुडे अगर कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ शेख साहब। उमर अब्दुल्ला के दादाजी। राइट, या तो उस टाइम उन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस टाइम ऑर्गेनाइज़ किया। उनको सोशलिस्ट्स का भी सपोर्ट था, मार्क्सिस्ट्स का भी सपोर्ट था उनको, इंडीड वो सोशलिस्ट बेंट के थे। और तो उन्होंने उस टाइम ऑर्गेनाइज़ किया कॉमन कश्मीरीज़ को टू फाइट अगेंस्ट द कबाइलीज़, जो कबाइली इन्वेजन हुआ बेसिकली एट द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस। कश्मीर वो सपोज टू बी फ्री, जम्मू एंड कश्मीर रियासत जो है प्रिंसली स्टेट, इट वाज सपोज टू बी फ्री। लेकिन जो पाकिस्तान है वहाँ से जो उनकी आदत है हमेशा प्रॉक्सी अटैक करने की, तो उन्होंने कबाइली भेजे वहाँ से।
तो वो जो है वो काफ़ी अंदर तक, वो श्रीनगर तक पहुंच गए थे। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कश्मीर कुड हैव गॉन टू पाकिस्तान, और फिर हमारी क्या हालत होती है आप जानते हैं, जो इस टाइम है सबकी वहाँ पे। सो शेख साहब का एक जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि टुडे इफ़ कश्मीर इज़ विद इंडिया, you can understand it that way. It is because of him. तो if you ask me, not that मतलब मैंने एक ही बार जीवन में वोट दिया है, मैंने फारूक साहब को वोट दिया है। So if you ask me कि at heart, forget मैंने JKP, BJP, whatever जो कुछ छोड़ दो, जो भी एसोसिएशन है मेरा, at heart if you ask me are you a शेर और a बकरा, I am a शेर। ओके, मतलब कश्मीर के अंदर हो तो ये आपकी आइडेंटिटी है कि भाई कश्मीर में, क्योंकि जितना हम लोग जानते हैं कश्मीर पर्टिकुलर वैली रीजन में बीजेपी का कोई वोट बैंक भी नहीं है। नहीं, बीजेपी का तो बीजेपी तो अभी मैदान में उतरी है, अभी तो उन्होंने बेबी स्टेप्स लेना शुरू किया है। आए वो काम करें, उनका भी अगर उनका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन देखा लोगों ने, करेंगे। तो आपके पास जब ऑप्शंस थे तब आप शेर थी, ठीक है, ओके। अब बकरों पे चलते हैं। तो जो आइडियोलॉजी है बकरों की क्या है, मतलब प्रो पाकिस्तानी या प्रो कश्मीरी इटसेल्फ की? If I am being completely honest with you, I am not an expert on it. ओके, I have not engaged deeply with their philosophy. तो फिर हुर्रियत पे चलते हैं। Okay. इनकी क्या आइडियोलॉजी होती है? हुर्रियत was a conglomerate. Actually, हुर्रियत का जो full form है All Parties हुर्रियत Conference. तो it was a conglomerate of about 27 organizations. जैसे उसमें आप देखेंगे मीरवाइज साहब है या जो मरहूम गिलानी साहब थे। So they were all like different factions जिनका था कि कश्मीर issue should be resolved in in accordance with the wishes of the Kashmiri people. However, इसमें डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ थी। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, वो बोलते थे कि हमें पाकिस्तान के साथ ही जाना है। तो उनके ऊपर जो हमारा क्रिटिसिज्म होता था, समझ लीजिए हम जो ना इधर के ना उधर के, जो हम सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते, हमारा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये होता था कि अगर तुम बात करते हो रायशुमारी की, प्लेबिसाइट की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, देन हाउ आर यू प्री डिटर्मिनिंग पाकिस्तान? Then तो people should have a choice between India and Pakistan. तो then but why are you saying कि पाकिस्तान? And in fact अगर आप there is a वजाहत हबीबुल्लाह साहब हैं, वो उस टाइम डिविजनल कमिश्नर थे कश्मीर के। तो उनकी अगर आप किताब पढ़ें माई कश्मीर, उसमें उन्होंने इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम साइटिंग फ्रॉम द राइट बुक आई होप, उसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने 1970 इंदिरा गांधी जी से एक बार पूछा गया था अराउंड 1980s कि what was the best time for doing plebiscite in Kashmir, and she had said कि 1977 was the best time, क्योंकि अगर हमने 1977 में प्लेबिसाइट करवा लिया होता तो पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो इंडिया के फेवर में वोट करता। हाउएवर प्लेबिसाइट का जैसा आप जानते हैं उसमें जब तक पीओके से पाकिस्तान नहीं हटेगा, अपनी सेना नहीं हटाएगा, प्लेबिसाइट हो नहीं सकता है। So the onus is not on India, onus is on Pakistan. However, we have seen a progressive decline. यानी 1977 में इंदिरा गांधी जी ने अगर ये कहा कि that was the best time for plebiscite, यानी उस टाइम पे प्रो इंडिया सेंटिमेंट पीक पे था। उसके बाद क्या हुआ 77 के बाद, जो प्रो इंडिया सेंटिमेंट कम होता गया, there were curbs, there was rigging, there were curbs on democracy. उसकी वजह से जो है मिलिटेंसी का राइज हुआ। नाउ दिस स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड सो मेनी टाइम्स, आई डोंट नीड टू रिपीट इट। 1987 में रिगिंग हुई, उसके लिए कांग्रेस एनसी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए जहाँ पे एनसी को क्रेडिट देना है मैं दे रही हूँ, लेकिन जहाँ पे उनका रोल है वो भी बताना ज़रूरी है। इस पे ना एक अलग से मैं सेशन करूँगा, मैं अलग से रिसर्च करके आप लोगों को एक सेशन बताऊँगा कि कश्मीर में आतंक का जन्म कैसे हुआ। असल में कश्मीर में जो आप आतंक की घटनाएं आजकल सुनते हैं ये पहले से नहीं है। पहले से नहीं है से मेरा मतलब है कि जिसका जिक्र मैम कर रही हैं, ये वो दौर है जिस समय राजनीतिक रूप से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके बीच में एक गठबंधन होता है और उस गठबंधन के दौर में चुनाव को जीतने के प्रयास किए जाते हैं, जैसा हिस्टोरियंस बताते हैं, उस समय के पॉलिटिशियंस बताते हैं। और कुछ राजनीतिक उम्मीदवार जो वाकई में जीतना चाहते थे उनको उससे बाहर निकाल दिया जाता है। चुनाव में हुई धांधलियाँ लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर करती है और मुखालफत करा देती है लोकतांत्रिक व्यवस्था से, और कहते हैं कि वो दौर था, वहाँ से एक्सट्रीमिज्म पनपता है। एम आई राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। इनफैक्ट जो लोग जिनको उस टाइम जो एमएलए कैंडिडेट्स थे जो जीतने जा रहे थे, अगर रिगिंग नहीं हुई होती तो वही लड़के थे, मतलब उनको जेल में रखा गया, उनको ऐसे टॉर्चर किया गया। आप वजाहत साहब की बुक में पढ़ सकते हैं ये।
वही लड़के थे जिन्होंने दे वर द फर्स्ट टू पिक अप द गन। अच्छा जी, अब ऐसा नहीं है, उस टाइम जब हम 1987 की बात कर रहे हैं, देखिए 77 पीक इंडिया सेंटिमेंट, आफ्टर 10 years 87 एंटी इंडिया सेंटिमेंट, कि 10 साल में कैसे काया पलट गई। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ कि जो जनरल ज़ियाउल हक की एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि वो आर्म्स सपोर्ट पहले ऑफर नहीं कर रहे थे, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। वो 1990 से 20 साल पहले से ही आर्म्स सपोर्ट जो है वो ऑफर कर रहे थे। देखिए आज जितना फोर्टिफाइड बॉर्डर है ना, उतना उस टाइम था नहीं। जैसे आज भारत बांग्लादेश के केस में कहते हैं, नेपाल के केस में कहते हैं, नेपाल भारत का बॉर्डर बहुत पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर है, उस टाइम इट वाज वेरी इजी टू क्रॉस द बॉर्डर। भारत की इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि इतना इजीली फोर्टिफाई किया जा सके इतने लंबे बॉर्डर को, क्योंकि इंटरनेशनली हम कई देशों के साथ भी सर वैसे नहीं थे उस टाइम पे। तो जनरल ज़ियाउल हक एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव वांटेड कश्मीरी बॉयज टू पिक अप द गन, दे डिड नॉट पिक इट अप until and unless elections were rigged, which is why today ये जो आप देख रहे हैं कि जमाती इलेक्शन लड़ रहे हैं, हुर्रियत वालों के बच्चे इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, कोई कहीं पे इंटरफेरेंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन वेरी ट्रांसपेरेंट इन ensuring a free and fair election. This is not just election. तो हरियाणा, बिहार, यूपी में इलेक्शन इज़ इलेक्शन, हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना, इट हैज़ अ ह्यूज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। मतलब मैं आपकी इस पूरी बात को अगर ब्रीफ करने का प्रयास करूं तो 1987 में जहां इलेक्शंस में धांधलियां हुई, उन धांधलियों के बाद का एक दौर रहा जहां लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठा। बिल्कुल, बहुत कम वोटिंग परसेंटेज हुई। yes. धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज कम होती गई और लोगों को लगा कि गन की दम पे बात बनवाई जा सकती है। और सरकारों ने बातें सुनी भी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कई बार बात करने के लिए केंद्रीय पार्टियों के साथ आई। यहाँ तक भी है कि यासिन मलिक मनमोहन सिंह जी के साथ बात करते हुए देखे गए, और वो उस टेबल पर बैठने लगे कि भारत और पाकिस्तान को बीच में मीडिएट करने वाले वो हो गए कि हम बात कराएंगे आपकी, उनसे हमारी बात चल रही है टाइप से। और आज जिस दौर में हम हैं, जिस समय आज आप और हम चर्चा कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज में एक शार्प इंक्रीज है। फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन 60% तक वोटिंग का न्यूज़ आ रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छा है। उस समय कितना था? 87 के अराउंड परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज? नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू लुक इनटू इट, सो आई कांट साइट स्टैटिस्टिक्स राइट नाउ। उस समय का हम वोटिंग परसेंटेज डाल देंगे। अच्छा रहा होगा उस टाइम भी, अच्छा रहा होगा क्योंकि शेर बकरे दोनों लड़ रहे थे। हाँ नहीं, उसके बाद के परसेंटेज डाउन हुए थे। उसके बाद तो जी उसके बाद क्या हुआ, देखिए 96 में जब इलेक्शन, मुझे याद है, दैट इज द फर्स्ट इलेक्शन आई रिमेंबर वॉचिंग ऑन टीवी। 96 में आई थिंक फारूक साहब की गवर्नमेंट बनी, फारूक साहब जो है चीफ मिनिस्टर बने। वो मेरा पहला मतलब दृश्य जो मुझे याद है एज अ किड। 1996 में इलेक्शन रेस्टोर हुए थे पहली बार आफ्टर इंसर्जेंसी। तो उस टाइम एक मोनोपोली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उस टाइम सिर्फ शेर थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर सेंटर को लगा कि नहीं, ये तो ज़्यादा इनकी ज़्यादा मोनोपोली होगी, तो उन्होंने सेंटर ने पीडीपी को क्रिएट किया। अब ये मैं क्यों बोल, थोड़ी कहानी सुनाओ। हाँ। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, सेंटर ने पीडीपी को क्रिएट किया, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम मुफ्ती साहब हैं, जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं। yes, जिस समय उनकी बेटी का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। राइट, ही वाज द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो ही वाज अ नेशनल लीडर। तो ये जो पीडीपी है, ये कांग्रेस का एक क्रिएशन है ताकि ये एनसी की मोनोपोली को थोड़ा सा काउंटर बैलेंस किया जाए। तो मोनोपोली के फेज से 96 में मोनोपोली का फेज आ गया। उसके बाद में 2003 में डुओपोली में हम लोग आ गए। 2003 में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मुफ्ती साहब की पहली गवर्नमेंट बनी जब पहली बार। और उस टाइम पे ना हमें भी लगा, मैं उस टाइम पे बच्ची ही थी, हमें भी लगा कि एक नया फेज़ हो रहा है, कुछ नई चीज़ें हो रही हैं। पहली बार मतलब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। बीच में सवाल, हाँ जी, आइडियोलॉजिकली अब तक शेर और बकरे थे, अब ये लोग कौन आ गए? ये बीच में आ गए पीडीपी वाले। ये कौन से इसको टर्म से आप सिग्निफाई करते हैं? इट्स जस्ट पीडीपी। ओके, सो नहीं मतलब ऐसा होता होगा ना कि हम शेर हैं, हम बकरे हैं, भैया तुम कौन हो, मतलब पहचान के संकट में है। हाँ, वो तो है, वो अभी उनका चल रहा है। अगर आप देखेंगे पीडीपी इज ऑलमोस्ट लाइक वाइप्ड आउट राइट नाउ, क्योंकि जो हिस्टोरिकली रूटेड होती है ना पार्टी, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक डिस्प्लेस दैट। तो क्या हुआ ना कि उस टाइम पे जब पहली मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट बनी, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हुई। उसमें मतलब पहली बार हमने 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, पहले लाइट ही नहीं होती थी। पहले तो हम लोगों ने मतलब वो पुराने ज़माने टाइप के लकड़ी वाले बॉयलर वगैरह सब लगवा लिए थे घर पे, क्योंकि वी डिड नॉट रिलाई ऑन इलेक्ट्रिसिटी।
पहली बार हमारी लाइफ में वी स्टार्टेड रिलाइंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये उन्होंने एक अच्छा काम किया। फिर उन्होंने जो है डेमोलिशंस करवाए, मुफ्ती साहब ने, उन्होंने जो नहीं होते एनक्रोचमेंट सड़क पे, तो उन्होंने एनक्रोचमेंट्स का ना हटवाए, उन्होंने डेमोलिशन करवाए। सो दिस वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप, क्योंकि किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं होती वोट बैंक को डिस्टर्ब करना। उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बातें करना शुरू किया कि हम जो है कश्मीरियों को अपना डिग्निटी दिलाएंगे। सो हम लोग भी मतलब सोशलाइज हो गए उस ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स में, जब तक पीडीपी ने जाकर के, मतलब पीडीपी वाज द एंटीथेसिस ऑफ काइंड ऑफ बीजेपी, यू कैन से। लास्ट में जाकर के जब उन्होंने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बना ली, तो वो एक और झटका उस टाइम कश्मीरियों को लग गया। तो उसी फेज़ में जो वो आप सारे 2016 के आप प्रोटेस्ट देखते हैं, बुरहान वानी जैसे मिलिटेंट, ये एकदम स्किप हो गया। जी। हम लोग जहाँ चल रहे हैं वहीं पे ही अभी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी की बात कर चुके हैं। पीडीपी का उदय हो चुका है। पीडीपी का भी जो समर्थन है वो जमातियों ने ही किया, जमातियों ने ही उनको वोट किया। अच्छा, मतलब एक तरह से जमात से ही नॉट ऑफिशियली बट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ पा रहा हूँ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो विपक्ष के नाम पर वो पार्टियां एक हो गई थी। अच्छा, लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ये लोग डिमांड क्या रखते हैं? जैसे ना मैं आपको बताऊं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि हर पार्टी, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता था ऑटोनॉमी, कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए। ओके, एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी वाज प्रोवाइडेड बाय 370। Yes, and they wanted greater autonomy or whatever they wanted to protect the autonomy. इस बार के इलेक्शन में रीइंस्टेट करने का उन्होंने चुनावी फरमान दिया। Because उनका हमेशा autonomy रहा है। पीडीपी का जो है, पीडीपी का स्लोगन था सेल्फ रूल। दोनों में अंतर? अंदर these are all like different things by the same name, लेकिन what पीडीपी में एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, आई थिंक हसीब द्राबू, उन्होंने इसका आर्टिकुलेशन सेल्फ रूल का बहुत अच्छे से किया कि हमारे रिसोर्सेज पे हमारा कंट्रोल हो। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुफ्ती साहब की सेकंड गवर्नमेंट में, सेकंड टर्म में ये हुआ था कि पहली बार जो है जो पावर कंपनीज, बिजली कंपनीज जो बिजली प्रोड्यूस करती हैं वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, उनको फर्स्ट टाइम वाटर सेस पे कराया उन्होंने। क्योंकि देखिए, हम हमेशा ये तो कहते हैं कि कश्मीर जो है वो डिपेंडेंट है, सेंटर पे डिपेंडेंट है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज है उनका भी तो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इस पे बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो शेष भारत के लोग हैं उनका कहना है कि भारत सरकार बहुत इन्वेस्ट करती है कश्मीर में, और आज रेल है, चाहे वहाँ बढ़िया सड़कें हैं, आपने भी जिक्र किया कि कारगिल में सड़कें हैं, और इस समय जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करने के लिए ट्रेन चालू हो गई है। चेनाब जो मतलब रेलवे ब्रिज जिसने अपने आप में एक इतिहास रच दिया है, एफिल टावर से ऊंचा ब्रिज बन गया। मेन स्ट्रीम नो आई अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट वाज पीडीपीज, व्हाट डिड दे मीन बाय सेल्फ रूल। मैं दूसरा कहना चाह रहा हूँ कि इसको लेकर के जब हम ये बोलते हैं कि कश्मीर के लोग चाहते थे, मतलब पीडीपी के लोग चाहते थे सेल्फ रूल, उस समय पर एक डिफरेंट आइडियोलॉजी लड़ाई करती थी शेष भारत में कि यार इतना पैसा खर्च तो करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ, सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी। ठीक है, हाँ जी। इस बीच में हुर्रियत, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है सजाद लोन साहब की पार्टी, उनका एक डॉक्यूमेंट था अचीवेबल नेशनहुड, यानी व्हाट इज इट दैट वी कैन अचीव विद इन द given the contours of the Indian constitution and the UN resolutions and everything, what is it that we can achieve that will give people that sense of empowerment? So the all of this, अगर आप इस सब का निचोड़ देखें तो लोगों को जो डिसएम्पावरमेंट फील हुआ 1987 में, या कुछ और इंसिडेंट्स भी हुए होंगे, रिगिंग उससे पहले भी कई बार हुई थी, 1987 बिकेम द टिपिंग पॉइंट, उससे पहले भी रिगिंग हुई थी। द होल डिस्कोर्स इज ऑफ एम्पावरमेंट, कि आप कैसे लोगों को वापस एम्पावर करें, चाहे वो ऑटोनॉमी से हो, सेल्फ रूल, अचीवेबल नेशनहुड, 370, व्हाटएवर इट इज़, द होल इशू इज ऑफ एम्पावरमेंट। हाउ डू पीपल फील एम्पावर्ड? So that is the crux of mainstream politics in Kashmir. तो कुल मिलाकर के मैं अगर कंक्लूड करता हूँ कश्मीर की पॉलिटिक्स को, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कश्मीर अपनी एक आइडेंटिटी मांग कर रहा था इन पॉलिटिकल पार्टीज से कि भैया हम अलग हैं, हमें ये फील कराया जाए। हम अपनी अलग पहचान चाहते हैं, सेल्फ ऑटोनॉमी चाहते हैं, सेल्फ ड्राइव, सेल्फ रूल चाहते हैं। You can say greater federalism, है ना, मतलब वो इस तरह से चाहते थे। अब 370 हटता है और उन्हें ये फील कराया जाता है कि आप और हम एक ही हैं। ये इतना स्मूथ नहीं है कि 370 हट गया और मतलब ये ऑन पेपर
370 हटने का मतलब है हाँ जी। कि आपको जो आपके अंदर स्पेशलिटी थी कि हमें अलग फील करना है, हाँ जी। अब आपको कहा जा रहा है कि आप शेष भारत जैसा फील करिए ना। हाँ। अब जब आप शेष भारत जैसा फील करते हैं हाँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये नेचुरली ये सारी पार्टी सेंटर की पार्टियों से अपोजिशन में चली गई कि आपने तो हमसे हमारी पहचान छीन ली। लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, अगर आप एक्चुअली देखें, लोग जो हैं, और मैं कई सारे इंटरव्यूज़ में ये बोल चुकी हूँ, वहाँ पे आप एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखेंगे, एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देखेंगे। आप देखेंगे लड़कियाँ और आज़ादी से घूम रही हैं। आप देखेंगे रात को जो झेलम रिवर फ्रंट है, वहाँ पे लोग वॉक कर रहे होते हैं, जैसे बॉम्बे में बांद्रा में नहीं है प्रोमेनाड, जिस पे लोग वॉक कर रहे होते हैं रात को। साबरमती रिवर फ्रंट है, गोमती रिवर हाँ फ्रंट जी। है, तमाम तो रिवर उस फ्रंट्स तरह हैं। से आप देखेंगे झेलम रिवर फ्रंट पे रात को लोग वॉक कर रहे होते हैं, लड़कियां 3-3 के ग्रुप में आइसक्रीम खा रही हैं, हिजाब पहन के, दे आर वॉकिंग, वो लोग ट्रैक सूट्स में वॉक कर रहे हैं, कोई उनको परेशान नहीं कर रहा, उनको डर नहीं लग रहा। ये आपको नई चीज़ें दिखेंगी। अच्छा, सिर्फ इतनी चीज़ें, ये सरफेस लेवल की चीज़ें। यू विल सी अ विजिबल अपटिक इन बोथ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे मेरा मतलब क्या है कहने का? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि गवर्नमेंट जो है वो फ्लाईओवर्स बना रही है, वो जो है पेडेस्ट्रियन वॉकवेज, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक बसेस, ठीक है, वो चल रही हैं। हाईवेज, न्यू हाईवे कनेक्टिविटीज़, मतलब जो न्यू लिंकेजेस हैं वो बन रही हैं। आपने चनाब रेलवे ब्रिज की बात की ना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं हो रहा था अभी तक? ऐसा है कि कश्मीरी बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है? नहीं था पैसा, क्यों नहीं कर रहे थे इन्वेस्ट? क्योंकि कोई इंश्योरेंस नहीं है। कल कोई जाके अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है, खुदा ना करे, तो आपका तो चला गया ना, आपका तो डूब गया इन्वेस्टमेंट। बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूवमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल सी हाई क्वालिटी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ना एक मेरा बेसिक सा सवाल है। जैसे 370 ऑन पेपर एक चीज़ थी जो हो गई, लेकिन ऐसा क्या चेंज हुआ जिससे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू, आपने जैसा बताया, जैसे एक्टिविज्म होता है और सब चीज़ें चलती हैं, आप लोगों का मेन अर्निंग सोर्स क्या होता है फिर? जैसे हम लोगों के पास कोचिंग है, आप लोगों का अर्निंग सोर्स क्या होता है? कंसल्टिंग, आई डू अ लॉट ऑफ कंसल्टिंग वर्क फॉर टेक कंपनीज। तो आई वर्क एज एन, आजकल क्या हो गया, जब से AI आया, सोशल साइंटिस्ट की इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ गई। ठीक है। तो देयर आर इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स। जैसे आप देखेंगे अभी युवल नोआ हरारी ने बुक लिखी है AI पे, ही इज अ फिलोसफर बट ही इज रिटन अ बुक अबाउट AI। तो हम लोगों की ना मार्केट फिर से बढ़ गई फिलोसफर्स वगैरह की, जब से AI आ गया। क्योंकि वेन एवर देर इज लाइक अ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे न्यूक्लियर या AI या कुछ, सोसाइटी गेट्स कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो रहा है, सेंटिएंट, ये तो मतलब ऑल चैट GPT है। आपको लगेगा आप बंदे से, आदमी से बात कर रहे हो। सो देन यू नीड अ फिलोसोफर टू कम इन एंड एक्सप्लेन। तो सिमिलरली आई डू अ लॉट ऑफ कंसल्टिंग वर्क कि AI जो जनरेट कर रहा है ये ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत लिमिटेड स्कोप नहीं है, मतलब कि ठीक है कंसल्टेंसी के अपने, हाँ, आई एम नॉट वेरी रिच यार। नहीं रिचनेस से बात नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति एक्टिविज्म को ही कैरियर के रूप में लेता है ना, मतलब कोई आपको घर बिक जाएगा। हाँ, वो एक्टिविज्म को लेता है और फ्यूचर में वो ये सोचता है कि मैं एक नहीं, राजनेता अब होता है, अब जैसे जो ये यूट्यूबर वगैरह है ना, दे अर्न, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता, आई हेट द कैमरा एक्चुअली। तो दे कैन स्टिल मोनेटाइज देयर चैनल एंड ऑल, पीपल आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। लेकिन ना मेरे होते, लाइक इफ आई हैव टू लुक इनटू द कैमरा, लाइक मेरे को मौत आ जाएगी वो देख के, वो आई हेट इट। नहीं ठीक है, मतलब वो आपने इतना ज़्यादा कैमरा फेस कर लिया है कि आपको नहीं, उससे भी मुझे बचपन से था कैमरा अवर्शन। हम लोग पिकनिक विकनिक जाते थे ना, तो इफ व्हेन द फैमिली वुड ब्रिंग आउट द कैमरा, आई वुड स्टार्ट क्राइंग, लाइक आई हैड सो मच कैमरा अवर्शन। तो ठीक है। तो मतलब ना इसको मैं वैसे केवल जनरल सेंस में खुद के लिए जानना चाह रहा था, क्योंकि अगर किसी को राजनीति में आना होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गडकरी जी का काफ़ी फेमस बयान है और वो ये कहते हैं कि आप अगर राजनीति में आना चाहते हो तो पहले अपने कमाई के जो साधन है ना उनको सिक्योर कर लो। मतलब पूरी हेल्थ खराब हो जाती है आपका, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ, फ्रेंडशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग मेस्ड अप, एवरीथिंग। बहुत टफ टास्क है भाई। इट्स टफ, या।
मतलब एक पॉलिटिशियन की लाइफ इटसेल्फ काफ़ी टफ है। नहीं, it took me 5-6 years to recuperate from the health effects of it. मतलब health मतलब physical mental दोनों मिला के बोल रही हूँ। मेंटल भी होता है भाई, लोग आपसे बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, जैसे आपने भी कहा ना कि बुला लिया गया कि आप उस प्रोटेस्ट में आइए, अब आपका मन नहीं है उस प्रोटेस्ट में जाने का, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है और मना भी नहीं कर सकते, पता नहीं फिर ये लोग किस तरह से सेंस करेंगे, क्या जनरली चीज़ें चलेंगी। नहीं, और ना जैसे आपके नौकर हैं, मतलब लाइक हाँ, अच्छा, लोगों को ये भी एक गलत मिसकंसेप्शन है। एक दिन में मेरी बचपन की फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड, मतलब ना क्लासमेट मेरी, मैं उसके घर गई, उसकी कुछ एंगेजमेंट हुई थी, तो आई वेंट टू हर प्लेस, आई सेड कि क्या कैसे चल रही है तैयारी, नहीं जाते वो लाइक जस्ट आस्किंग कि व्हाट्सअप क्या हो रहा है, सारी शॉपिंग हो गई। तो एट दिस पॉइंट ना आई वाज इन द 2018 फेज, बेवकूफ़ी थी सब कुछ, लेकिन क्या होगा ना, अगर बेवकूफ़ी भी नहीं होगी तो फिर आइडियलिज्म भी नहीं बचेगा दुनिया में। सो शी स्टार्टेड आस्किंग मी कि अच्छा आपको इसके पैसे वैसे मिलते हैं। सो अच्छा, लेकिन अब ये क्यों परसेप्शन बन गया है, क्योंकि इन द पास्ट ना पीपल हैव डन दिस, लाइक इन कश्मीरी पॉलिटिशियंस दे हैव टेकन मनी फ्रॉम एजेंसीज एंड ऑल। हम लोग तो ले नहीं रहे थे, हम लोग अपने आइडियलिज्म में निकले थे, लेकिन दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस नहीं, इसको because ना then the state doesn't trust you, the separatists don't trust you, the militants are issuing threats to you, people think you are taking money whereas you have no resources. It's actually a very dangerous place to be in. मतलब पहले एजेंसी से सेटिंग कर लेनी चाहिए। हाँ, आपने जब रिसेंटली आपका जब पॉलिटिकल शिफ्ट देखा जाता है, पहले मतलब साफ दिखता है कि पहले आप एंटी गवर्नमेंट में एंटी मोदी भी हुआ करती थी। आफ्टर 2019 आपका प्रो मोदी वर्जन निकल के आया है, मतलब not after 2019, after 2022 you can say. ओके 2022। तो बोले इस टाइम में जब 2022 के अंदर इनका प्रो मोदी वो आया, तो हो सकता है कि कृपा पहुंच गई होगी जो लोगों का, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई पैसे वैसे मिलते हैं क्या, तो बोले यार इनके पास ना पैसे वैसे पहुंच गए होंगे, इसलिए इस तरह से अचानक चेंज हुए हैं। और ये सबके अपने अंदाज हैं सोचने के, जैसे मतलब सर्विसेज में लोगों के बारे में सोचा जाता है ना कि यार इनको तो बढ़िया रिश्वत मिलती होगी। मैंने लास्ट ईयर घर बनाया, तो मेरे घर बनाने के बाद कुछ घर में गेस्ट आए हुए थे, उनमें से कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि इनके पास तो ट्रक भर भर के पैसे आते हैं, इतना पैसा आता है ऐसा पूछो ही मत, तो ये घर तो क्या ही है। तो जो जनरल पब्लिक परसेप्शन है आप उससे फाइट कर नहीं सकते, मतलब It is useless. हाँ, It is pointless. लेकिन एक बात बताओ ना, जैसे कि ये सब होता है, मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर काफ़ी बड़ा मुद्दा है, नेशनल वाइड रहा है। आप लोगों के पास कभी थ्रेट्स आते हैं? हमारे पास आए थे ना जब 2018 में, मतलब when we was it 2018 or 19, must have been 19, when Shah Faisal and I, when we decided, अच्छा नहीं शायद अभी रूमर ही आया था, you can actually look it up. रियाज नाइक वॉज अ मिलिटेंट कमांडर, उसने हम लोगों को लिखा था ना कि वाई तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, तुम क्यों जा रहे हो पॉलिटिक्स में, तुम क्यों जा रहे हो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। अच्छा, हाँ, कि मतलब इन द सेंस कि बाकी सब कश्मीरी पॉलिटिशियन एनसीपीडीपी ये तो बिकाऊ ही हैं, ये तो हैं ही खराब, यू आर द जेम्स ऑफ कश्मीर, मतलब उसमें तारीफ भी थी उस लेटर में, तो तुम क्यों जा रहे हो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। ओके, You should fight for the resolution of Kashmir, resolution being independence. ओके, Like that. ओके। एक चीज़ और यहाँ पर कॉमन होती है, जब कश्मीर का कोई व्यक्ति मिलता है, कश्मीर के जो लोग हैं उनको लेकर के, विशेष रूप से कश्मीरी मुस्लिमों को लेकर के एक हिंदू सेंटिमेंट है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। और एक फिल्म भी आई हाल ही में, उस फिल्म ने कश्मीर फाइल्स के नाम से उसने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पिक्टोग्राफिक तरीके से दिखा भी दिया। आपका क्या मतलब परसेप्शन है लोग जो सोचते हैं उनके लिए और रियल थिंग जो आप लोग सोचते हैं उसके लिए? First of all, I think as a Kashmiri Muslim, I would like to apologize to the Kashmiri Pandit community for whatever it is that happened at that time. क्या उस टाइम कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी उनको प्रोटेक्ट कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, आई विल नेवर नो, बिकॉज आई वॉज नॉट बॉर्न एट दैट टाइम. बट येस, it has been a loss for us. If I talk not in altruistic terms, if I talk in completely selfish terms, it was a huge loss for us. क्योंकि हम लोग स्टोरीज सुनते थे, मैंने और इंटरव्यूज़ में भी इस चीज़ को बोला है कि जो कश्मीरी पंडित टीचर्स होते थे, दे वर द गुड टीचर्स, क्योंकि ये बहुत मेहनती कौम है, दे आर दे वैल्यू एजुकेशन वेरी हाईली. तो हम लोग जो
पिछले 3 दशक में बहुत पीछे हुए, वो इस वजह से भी हुए क्योंकि कश्मीरी पंडित टीचर्स जो है वो फिर नहीं रहे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो नया क्रॉप आया टीचर्स का, मैंने आपको बताया मुझे हमेशा प्रॉब्लम रहती थी अपने टीचर्स से। आई एम सॉरी टू से लाइक एक्सेप्ट लाइक 3-4 टीचर्स, मुझे तो कभी कोई टीचर से कुछ लगा ही नहीं कि आई कैन लर्न। अब अगर आप देखें जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो लोग जिन टीचर्स से पढ़े हैं उनका मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर होते थे, उनके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर होते थे, क्योंकि उन्होंने पंडित टीचर्स से पढ़ाई की थी। सो डेफिनेटली लाइक आई थिंक एज अ मुस्लिम, एज अ कश्मीरी मुस्लिम स्पेसिफिकली, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी फॉर आपका वट ये एवर जो- हैपेंड एट दैट टाइम। आपका जो भी ये अभी वक्तव्य है ये बहुत से लोगों को हील करेगा और उन्हें एक अच्छी आशा की किरण आपके रूप में देखते हुए दिखेगा, जी। और उम्मीद करेगा कि आप जब एक सक्रिय राजनीति में आएँ उस समय कुछ आप ऐसा करें जिसकी वजह से आपकी जो आज कथनी है वो आपकी करनी में परिलक्षित हो। इंशाल्लाह। साथ ही साथ आज की जो करंट सेंट्रल पॉलिटिक्स है, मोदी जी और अपोजिशन, मुस्लिम वोट बैंक बटा हुआ दिखता है, साफ साफ एक डिवाइड दिखाई देता है कि एग्रीगेट अगर कर दिया जाए तो मुस्लिम्स एंटी मोदी हैं। अब वो कौन सी पार्टी के साथ है नहीं पता है। आपका इन दिनों पॉलिटिकल जो स्टैंड है, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो प्रो मोदी दिखाई देती है। कैसे आप अपनी कम्युनिटी के अंदर सेल्फ डिफेंड करती हैं? मेरी कम्युनिटी के लिए कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं है। उनको जिनको वोट देना है वो दें, वो 70 साल से जिनको वोट देते आ रहे हैं उन्हीं को ही देते रहे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इस लाइन को क्योंकि कल को जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में जाएंगी आपको वोट तो अपनी कम्युनिटी से चाहिए, क्योंकि कश्मीर तो पूरी तरह से कश्मीर नहीं, मुझे तो वोट सभी कम्युनिटीज से चाहिए। आई वांट टू वहाँ बी द majority प्राइम मिनिस्टर ऑफ Muslims हैं। इंडिया, नहीं। सो Good. आई वांट ऑल कम्युनिटीज टू वोट फॉर मी। मेरे Okay. एम्बिशंस इतने लिमिटेड नहीं है। Okay, चलिए। लेकिन हाउएवर हैविंग सेड दैट, आपको एज एन इंडिविजुअल और एज अ कम्युनिटी जिसको वोट देना है दे दो, लेकिन कम से कम अपने बेनिफिट का, अपने एजुकेशन का, अपनी सिविक एमिनिटीज़ का सोचो। मेरा मुस्लिम्स के लिए ये मैसेज है। मेरा मुस्लिम्स के लिए ये मैसेज नहीं है कि आपको किधर वोट देना है, वो उनकी मर्ज़ी है। वो अगर वोट ना भी दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ सर। जब विदेश में क्या होता है, अमेरिका अगर आप चले जाएं, वहाँ पे अगर कोई कपल हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, आपको पता है वो पहला काम क्या करते हैं सर? वो कॉलेज फंड स्टार्ट करते हैं। वो एक बैंक खाता स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो उस बच्चे की जो अभी कोख में बस अभी उसने फॉर्म लिया है, वो उसके कॉलेज फंड के लिए दे स्टार्ट सेविंग। क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? अब मैं इसमें सिर्फ मुसलमानों को दोष नहीं दूंगी, हिंदुओं में भी प्रॉब्लम है एजुकेशन का। हम लोग एजुकेशन को वी डोंट वैल्यू इट इनफ। हमें लगता है कि अपने आप से बच्चे पल जाएंगे, बच्चे बढ़, जैसे होता है गांव में जो है बच्चे अपने आप से बढ़ जाते हैं, अपने आप से पल जाते हैं। लेकिन हम लोगों को ना एक विजन लेना पड़ेगा। हम compete किसके साथ कर रहे हैं? हम चाइना के साथ compete कर रहे हैं, हम अमेरिका के साथ, हम जापान के साथ compete कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमें विकसित भारत बनना है, हमें 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। ये विकसित भारत कैसे बनेगा जब तक हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक हम लोग एम्फेसिस नहीं देंगे। मतलब मेरा हर एक इंडियन कपल से, मेरा सिर्फ मुसलमानों के लिए मेरा कोई मैसेज नहीं है, मेरा हर इंडियन कपल से, चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, कि द मोमेंट जूँ ही आप एक बच्चा प्लान कर रहे हैं, आप प्लीज़ प्लान कीजिए उसको जिस भी कॉलेज में जाना है, चाहे उसको फ़ाइन आर्ट्स की पढ़ाई करनी हो, उसको स्पोर्ट्स वाले कॉलेज में जाना है, उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, बट यू हैव टू प्लान, वी हैव टू प्लान। कंट्री को भी प्लान करना है। मैं नहीं बोल रही हूँ गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन एज अ फैमिली भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ही हम बच्चा प्लान करें, हम ये भी प्लान करें कि उसकी एजुकेशन, हम अपना ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप करें, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो ग्रेट अपने ह्यूमन रिसोर्स के बेसिस पे बनती है। आवर पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो आवर स्ट्रेंथ, या वी अग्री। उससे हमारा चीप लेबर होता है, उससे हमारी इकोनॉमी जो है इट इज़ ईजियर टू नेविगेट। आई एग्री। आप जब अपने परिवार में, अपनी कम्युनिटी के बीच में इस तरह की बातें जब करती होंगी तो उनका आंसर ये भी तो होता होगा कि केवल यही गवर्नमेंट थोड़ी पढ़ाएगी हमको, सभी गवर्नमेंट पढ़ाती हैं, फिर इस गवर्नमेंट के पक्ष में क्यों? कोई गवर्नमेंट नहीं पढ़ाती है। वो गया वो ज़माना जब गवर्नमेंट पढ़ाती थी। आजकल सारी, अगर आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है, देखिए एक दो स्टोरीज़ होती हैं ऐसे बच्चों की जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के उन्होंने पकौड़े बना के जो है यूपीएससी में टॉप कर लिया। हर किसी की, दिस इज़ नॉट द नॉर्म।
नॉर्म ये है कि जो अच्छे स्कूल में जाएगा वो लाइफ में अच्छा करेगा, जो अच्छे स्कूल में नहीं जाएगा वो लाइफ में अच्छा नहीं करेगा। गवर्नमेंट आज किसी को नहीं पढ़ा रही। आफ्टर द LPG रिफॉर्म जो 90 में जो लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद प्रोग्रेसिव क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेटाइजेशन हुआ हर एक सेक्टर का। स्कूलिंग भी जो है आज मोस्टली एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है एज अ नेशन वी हैव एब्सोल्युटली नो विजन कि हमारे बच्चे, मतलब मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमी हूँ, मैं हर एक कोने में गई हूँ, मैंने सब जगह की हालत देखी हुई है एंड आई फील अलार्म्ड कि जो एजुकेशन का लेवल हमारा है, मुस्लिम्स में तो है ही प्रॉब्लम, वो तो सब जान ही रहे हैं, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। हिंदूज़ में भी प्रॉब्लम है। जो मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी है वो जैन्स है। हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें कश्मीरी पंडितों की तरफ देखना चाहिए, हमें पारसीज़ की तरफ देखना चाहिए कि किस तरह एक एक मेंबर जो आपकी कम्युनिटी का है, कैसे आप उसको प्रोडक्टिव बनाएंगे, उसका बेस्ट टैलेंट रियलाइज़ करेंगे। अच्छा, अब गुर्बत है, गरीबी है, बहुत जगह नहीं जा सकते हैं बच्चे प्राइवेट स्कूल में। स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स इज़ द आंसर। ये जो स्किल इंडिया इट्स नॉट जस्ट अ स्लोगन। आप अगर स्किल्ड हैं, आप कमा से, आप ब्यूटी पार्लर वालियाँ देख लीजिए जो अर्बन कंपनी पे होती हैं, वो महीने का 1-1.5 लाख आराम से कमा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। दे डोंट नीड टू गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज, दे कैन बी इंडिपेंडेंट। सो वी नीड टू थिंक एज अ नेशन। आई डोंट नीड टू थिंक एज अ मुस्लिम, आई डोंट नीड टू थिंक एज अ कश्मीरी, आई नीड टू थिंक एज अ नेशन। हम लोग अगर टक्कर देनी है चाइना को, अमेरिका को, हम लोग कैसे देंगे? तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। आपके ना इन आंसर को सोच के, सुन के, आपने डेवलप इंडिया की बात करी, विकसित भारत की बात करी, स्किल इंडिया की बात करी, एजुकेशन की बात करी, पढ़ाने के लिए आपने एम्फेसाइज किया। अंदर से नीचे से डेफिनेटली एक कमेंट आएगा कि मैडम राज्यसभा जाने वाली हैं। इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ जी, चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी हैं। थैंक यू। व्हाट इफ अगर आपको राज्यसभा भेजा जाता है इंशाल्लाह, बीजेपी की तरफ से? मैं बीजेपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हर चीज़ में साउंड ऐसा कर रही हैं कि बस स्पोक पर्सन ही नहीं है, बाकी आपने सारी बातें वैसी बोली हैं जो सरकार को बहुत खुश करेंगी। कश्मीरी है, मुस्लिम है, और देखो कितना खुल के सारी बातों को अप्रिशिएट कर रही है। और पास्ट इनका है कि इन्होंने खूब मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। ठीक है, अब हम जब करंट में आते हैं, आप राज्यसभा पहुंचती हैं, कहाँ देखती हैं आप अपने आप को कि क्या डिमांड करेंगी आप सरकार से कि मेरे कश्मीर के लिए ये होना चाहिए, मेरे देश के लिए ये होना चाहिए? The first thing, if I ever go to the parliament, inshallah, either to the Lok Sabha or the Rajya Sabha, जो मैं पहला काम करूँगी, I will introduce a bill, whether that's a private member's bill or whatever. I will introduce a bill कि हमारे यहाँ जो आर्टिकल 14 जो है, जो इक्वालिटी, जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज है, उसमें जो है डिसेबिलिटी शब्द को इंट्रोड्यूस करने के लिए I can introduce a constitutional amendment bill. So my focus will start from there. Disability issues are very close to my heart. There shall not be a discrimination on the basis of race, caste, sex. उसमें एक disability word और add disability word जो है वो और add करने के लिए मैं एक constitutional amendment bill move करना चाहूँगी. That would be my first thing. And जिस टाइम मैं JNU में भी थी, जिस टाइम मैं स्टूडेंट एक्टिविज़म में थी, उस टाइम पे भी मेरा जो फोकस है वो डिसेबिलिटी राइट्स पे बहुत ज़्यादा था। और जो पूरा जो डिसेबिलिटी एसोसिएशन है JNU में, देयर वाज अ डिसेबल्ड पर्सनस एसोसिएशन, DPA, JNU DPA, आई थिंक दे वोटेड ऑन ब्लॉक फॉर मी। मतलब मुझे लगता है कि 1-2 वोट को छोड़ के उनके सारे वोट अक्रॉस पार्टीज़ मुझे मिले थे, बिकॉज दिस इज़ एन इशू दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड आई एम नाउ इन माई करियर, पहले तो मैं सिर्फ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ को लेकर जो है कि किस तरह से उनको फुली इंटीग्रेट किया जाए सोसाइटी में, दिस इज़ माई टॉप कंसर्न। बट नाउ आई एम ऑल्सो लुकिंग एट द इशू ऑफ साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ और डिविएशंस और डाइवर्जेंस, जैसे न्यूरो डाइवर्जेंस है, कि उनको भी, जैसे जो न्यूरो डाइवर्जेंट लोग होते हैं, यानी जैसे ऑटिज़म, डिसलेक्सिया, ADHD, they can be very genius, they can make very genius contributions to society, to science, to culture, लेकिन we have to have a system of getting their best potential out. So these will be my concerns. Okay. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें करने का अभी भी मन कर रहा है, लेकिन समय की मर्यादा है कि हमें यहीं रुकना होगा। आप अपनी तरफ से सुनने वाले ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी ऑन दैट पार्ट कि अगर कोई व्यक्ति एक्टिविज्म को एज ए कैरियर बनाना चाहता है, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट नाउ, बिकमिंग ए ऑथर,
इंशाल्लाह, यस, वेरी सून। ठीक है, और आपकी जब बुक आएगी हम उसका भी डेफिनेटली अपने लोगों के साथ जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे में आप सुनने वालों को क्या लेसन देना चाहेंगी कि पॉलिटिक्स में आना है तो एक्टिविज्म करना जरूरी है, और एक्टिविज्म आना है तो एक्टिविज्म के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आप अपनी तरफ से अपने बारे में दो अपने देखिए, जूनियर्स पहली को बात मैं ये सलाह कहना दे दें। चाहूँगी, एक्टिविज्म इज़ नॉट इजी। एक्टिविज्म बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप अगर किसी भी एस्टैब्लिश्ड सोशल स्ट्रक्चर के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं या कोई स्टैंड ले रहे हैं, ये इजी नहीं है। तो अगर आपको किसी को टीवी पे देख के लग रहा है कि अरे भाई मैं तो इनके जैसा बनना चाह रहा हूँ, आपको उनके स्ट्रगल्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो सैक्रिफाइस अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फ्रेंडशिप्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फैमिली लाइफ को, उनकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ किस तरह से सफ़र करती है। तो एक्टिविज़म जो है, अगर आप सच में किसी कॉज में बिलीव करते हैं, आप उसके लिए काम करें। और देखिए, कभी कभी आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है, लेकिन आप गवर्नमेंट के साथ रह के भी काम कर सकते हैं। साथ रहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको रूलिंग पार्टी ज्वाइन करनी है, लेकिन मेरे अनुभव में इट इज़ ईजियर टू गेट थिंग्स डन। आप सेम चीज़ जिसके लिए आप 3 महीना धरना देते हैं, आप या तो 3 महीना धरना दे दो और अपना फिज़िकल मेंटल हेल्थ सब कुछ ख़राब कर लो, या तो आप जो है एक कॉर्डियल तरीके से, एक फ्रेंडली तरीके से जो है गवर्नमेंट के साथ वो डिमांड अपनी पेश करके आप उसको, लेकिन हमेशा इस तरह से देखिए होता नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़, यू नो, इट इज़ फुल ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। कभी मान लीजिए सच में ही अगर कुछ गलत कर रही हो गवर्नमेंट, तो ठीक है, आप उसको अपोज भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि एज एन एक्टिविस्ट वी चेंज सोसाइटी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मैंने एज एन एक्टिविस्ट जो है मॉब लिंचिंग के इशू को उठाया, और हम लोगों ने जो है उस पर एक कैंपेन किया था। आपको याद होगा, हम लोग एक लॉ की मांग कर रहे थे, मासूका उस टाइम हम एक लॉ की मांग कर रहे थे कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून होना चाहिए। आज अगर आप देखें, जो भारतीय न्याय संहिता है उसका जो सेक्शन 103 सब क्लॉज 2 है, उसमें मॉब लिंचिंग जो है वो एक क्राइम अलग से करार दिया गया है। तो कभी कभी एक्टिविज़म जो है वो सोसाइटी को चेंज करता है, और कभी कभी सोसाइटी जो है वो भी एक्टिविज़म को चेंज करती है। तो इट्स अ 2-वे स्ट्रीट। चलिए, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली आपने आज एक अलग व्यू पॉइंट रखा है कश्मीर को समझने में। आपने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जिस पर हमें अपने लिसनर्स के लिए कुछ और भी कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा था आपसे बात करना, और बहुत कुछ जानने का मन कर रहा है, लेकिन समय बार बार रोक रहा है। तो कभी एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करके बैठेंगे और उस दौरान बिल्कुल हम कश्मीर की पॉलिटिक्स को डीप रूटली समझने का प्रयास करेंगे। मतलब वो टाइटल डेडिकेटेडली कश्मीर होगा, उस पे हम ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। सर।